it here. I'll be chairing this round, hopefully. And yeah, I congratulate you all for making it here. I'd like मेरे panelists अपने आप को introduce कर लें. Now, Manal, you can start if you like. Yeah. So Hira, Mubashir, or Uzair, and You all can go introduce yourself. आप अपना introduce कर लें if you like. Okay, I'll start. मेरा नाम मुबशिर अय्यूब है. मैं मलेशिया में रहता पाकिस्तानी हूँ, and I was invited कि उर्दू ओपन में आके थोड़ा पाकिस्तानी डिबेट सीन एक्सपीरियंस करो, and I must say so far काफी excellent experience रहा है मेरा. So thank you very much and good luck for the debate, and I hope all of you guys have an excellent debate that all of you can be proud of. Hi, I'm Zair. I'll be the panelist. Preferred pronouns your day. Good luck, everyone. Assalamu alaikum. This is Noor. I'll be a panelist. Good luck. She, her preferred pronouns. Hello, this is Hira, and rest you know. Good luck. I believe हम लोग 2 लोगों को बस करें. Haris, I believe, is left. really, Miss Amar, it's going to be 5 people. वो हो गए हैं. आप start कर दो. Okay. Yeah, with that, teams, अब आप लोग अपने आप को introduce कर दें, please. Opening government, आप लोग please अपना speaker order बता दीजिएगा, और if you'd like pronouns and Yeah, opening government इस मैच के अंदर GC यूनिवर्सिटी A है, और स्पीकर पोजीशन हमारी फर्स्ट स्पीकर हसन एजाज एंड सेकंड स्पीकर इज फारूक शाह. opening opposition. First speaker Anam Nasir, second speaker Hamza Dar. Closing. इख्तितामी हिज़्ब मवाफ़क़त की पहली मुकर्ररा का नाम मनाहिल शाहिद है, जिनके प्रोनाउंस शी हर हैं, और हमारे दूसरे मुकर्रर का नाम बख्तियार अहमद है, जिनके प्रोनाउंस ही हिम हैं. Closing opposition. Closing opposition के पहले स्पीकर का नाम अब्दुल्ला इलियास है. My preferred pronouns are he and his. और दूसरे स्पीकर का नाम है अकीबुर रहमान. His preferred pronouns are also he and his. Before we debate start पहले बस मैं एक बात कहना चाहूँगा. Yeah, I don't time generally. अगर मेरे कोई panelist time signals जानना चाहे chat में, that would be great, because मैं I miss the times repeatedly. So if anyone could, okay, thank you. Yeah, with that, opening government whenever आप लोग तैयार हैं. Can I be given a minute to review my case? You can take a few seconds. Yeah, sure. With the permission of the judges. Yeah, you can start. जी. सबसे पहले तो इस ऐवान के अंदर आज जो हमारे सामने करारदाद पेश की गई है वो कुछ इस तरह से है कि ऐसे इलाकों में जहां शदीद माहौलियाती बहरान है, ये ऐवान इंसानी बुनियादों पर अस्करी मुदाखलत की हिमायत करता है. हम आज मैं बतौर फर्स्ट स्पीकर आपके सामने 3 मेजर लाइंस ऑफ आर्गुमेंट्स आपके सामने रखूंगा. और सबसे पहले मैं इस पूरी बहस के अंदर जो कॉन्टेक्स्ट है इस बहस के अंदर जो
ज़रूरियात हैं आज इंसानियत की, उनको डिफाइन करने की कोशिश करूंगा, इस डिबेट को कैरेक्टराइज करने की कोशिश करूंगा आप सबके सामने। सबसे पहली सतह के ऊपर तो हमें ये डिफाइन करने की आज जरूरत है कि शदीद माहौलियाती बहरान किस चीज़ को हम कहते हैं, और शदीद माहौलियाती बहरान से इंसानियत पर क्या असरात आते हैं, और शदीद माहौलियाती बहरान से कि उसके सोशल एस्पेक्ट्स क्या हैं। हमें सबसे पहली सतह के ऊपर लगता है कि शदीद माहौलियाती बहरान के एम्बिट के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं जिनके अंदर अर्बन फ्लडिंग्स आ जाती हैं, जिनके अंदर वाइल्ड फायर्स आ जाती हैं, और जिसके अंदर कैपिटलिस्ट एक्सपेंशन जो है उसकी वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज की तबाही है वो हमारे सामने आती है। इसके अंदर शदीद माहौलियाती बहरान के अंदर हमारे सामने ना सिर्फ ये एस्पेक्ट सामने आते हैं जो कि प्योरली नेचुरल हैं अपनी एसेंस के अंदर, हमें लगता है कि इसके सोशल एस्पेक्ट्स भी हमारे सामने आते हैं और वो इंतहाई शदीद हैं। किस सूरत के अंदर? साउथ अमेरिका के अंदर और बहुत सारी दुनिया के खत्तों के अंदर हमें लगता है कि बहुत सारी ऐसी अक़वाम हैं, ऐसी छोटी अक़वाम हैं, ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनकी लाइफ के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेट इफेक्ट्स इसके आ रहे होते हैं, और वो इफेक्ट्स कुछ इस तरह के होते हैं कि उनकी जिंदगियों को एक मुसलसल खतरा लाहक होता है, और उनकी जिंदगियां वाइल्ड फायर से डिस्टर्ब हो रही होती हैं, उनके जानवरों को, उनके मवेशी मर रहे होते हैं, और बहुत सारी जगहों के ऊपर उनको रिप्लेस किया जाता है और उसकी जगह कॉस्मोपॉलिटनिज्म को एनफोर्स किया जाता है। दूसरी सतह के ऊपर आज इस डिबेट के अंदर इंसानी बुनियादों के ऊपर अस्करी मुदाखलत के साथ जोड़कर इसका एक बैकड्रॉप आपके सामने रखने की जरूरत है। हमें लगता है कि इंसानी बुनियादें मसलन जिनसे मुराद ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हैं, हमें लगता है कि वो आज कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर हमें लगता है कि इंसानी बुनियादें, हम राइट टू लाइफ जो है लोगों का, राइट टू ऑर्गेनाइज जो है लोगों का, राइट टू जो लोगों का अपने हैबिटेट्स को महफूज रखने की ज़रूरियात हैं, हम उनको इंसानी बुनियादों के अंदर, और इसके अंदर सबसे बड़ी बात इंसानों की जिंदगियां अगर खतरे के अंदर हों तो हम उसको इंसानी बुनियादों के ऊपर खतरनाक करार देते हैं, और उसकी बुनियाद के ऊपर ही तारीख के अंदर हमें नजर आया कि अस्करी मुदाखलत होती रही। आज हमारा अस्करी मुदाखलत का फ्रेमवर्क क्या होगा इस डिबेट के लिए, क्योंकि हम इसको हिमायत करना चाहते हैं इसकी असूली और प्रैक्टिकल बुनियादों के ऊपर। हमें लगता है कि अस्करी मुदाखलत का फ्रेमवर्क हमारे पास इंटरनेशनल जो फर्स्ट वर्ल्ड की कंट्रीज हैं उनकी एक यूनियन जैसे कि यूनाइटेड नेशंस है, उन यूनाइटेड नेशंस ही खास तौर पर यूनाइटेड नेशंस की जो जिस किस्म की रवांडा के अंदर काउंटर टेररिज्म प्रेजेंस है, यूनाइटेड नेशंस ने अफगानिस्तान के ऊपर, इराक के ऊपर जिस तरह से अपने जारी किए, अपने मैंडेट्स जारी किए, उन मैंडेट्स की बुनियाद के ऊपर वहां पर प्रेजेंस है। सोमालिया के अंदर है, सूडान के अंदर है। हमें लगता है कि वहां पर जिस तरह का ह्यूमन लाइफ्स का बहरान उनको लगता था उस वक्त पे कि है, आज हमें लगता है कि ह्यूमन लाइफ्स का यहाँ पर शदीद माहौलियाती बहरान के अंदर ह्यूमन लाइफ्स को ही, इंसानों की एग्जिस्टेंस को ही खतरा है। तो इस बुनियाद के ऊपर हम मिलिट्री इंटरवेंशन है उसको जायज करार देंगे। अब हमें इस पूरी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन के बाद जो चीज सामने आती है वो पहली सतह के ऊपर और पहले आर्गुमेंट के साथ लिंक करके मैं आपको बताता चलूंगा। और पहला आर्गुमेंट आज हमारा इस बहस के अंदर क्या है? आज हमें लगता है कि पहली सतह के ऊपर ये मिलिट्री इंटरवेंशन इसलिए जरूरी है क्योंकि इंसानी स्पीशीज के लिए ये खतरा बनता जा रहा है, और इंसानी स्पीशीज के लिए कोई चीज का खतरा होना वो इंसानों की जो नेशनल सॉवरेंटी है या जो नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो प्रिंसिपल है वो उसके ऊपर सुप्रीम है उससे। और हमें लगता है कि अगर आज ये सारे एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स के अपहोल्डिंग के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक यूनाइटेड नेशंस का चार्टर हमारे सामने आता है कि किस तरह से सॉवरेंटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन और इस तरह की सारी नेशनल आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट जो है वो हमारे सामने आती है, उससे भी आज हमारे पास डायर कॉन्सिक्वेंसेज हैं ये शदीद माहौलियाती बहरान की, जिस तरह से मैंने आपको इसकी कैरेक्टराइजेशन आपके सामने रखी। क्यों हमें लगता है कि आज किस तरह से इन सारे प्रिंसिपल से जो जमहूरियत है और इस तरह के प्रिंसिपल से ज्यादा सुप्रीम है ये वाला प्रिंसिपल कि इंसानों की जिंदगियों को कितना खतरा होता है। आज आप देखें कि किस तरह से इंसानी आने वाली नस्लें, चप्पल निकाल दो मेरी, सॉरी आई हैव टू स्टॉप हियर। अच्छा, लेकिन इंसानी जिंदगियां किस तरह से आज खतरे के अंदर हैं। इंसानी जिंदगियों के ऊपर एक तो एक्सपेंशनिस्ट इफेक्ट जो हैं बहुत सारी कॉर्पोरेशंस के, और उसके बाद वैसे नेचुरल जो डिजास्टर्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, सी लेवल्स राइज कर रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारी कम्युनिटीज की जो है उनकी जिंदगियों को खतरा है, और बराह रास्त इंसानी जानों को खतरा होने के लिए और इंसानी जानों के साथ जुड़ी हुई उनकी अगली नस्लों को खतरा होने के लिए हमें लगता है कि इस आज इंटरवेंशन हमें करनी चाहिए। और इंटरवेंशन का मकसद क्या होगा कि इस बहरान के अंदर, इस बहरान ज़्यादा लोगों को बचाया जाए, और उसका एंड पॉइंट हमारे सामने ये आएगा
कि वहां पर जब आप आकर वहां पर रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स लाएंगे तो उससे आपके कार्बन लेवल्स के ऊपर आप बेहतर कर सकते हैं। और इंटरवेंशंस का जो बैकड्रॉप है हमारे सामने, जो एक तारीख है वो हमारे सामने ये रही है कि जिस तरह अमेरिका ने आकर अफगानिस्तान के अंदर इंटरवीन किया, इराक के अंदर इंटरवीन किया, तो उसके बाद आज तक वो वहां से जान नहीं छुड़ा पाए, आज तक वो वहां से बाहर नहीं निकल रहे। हम ये समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये चीज मनफी नहीं, ये चीज मस्बत होगी कि जितने लॉन्ग टर्म वो यहाँ पर रहते हैं उसके साथ साथ वहां पर भी वो इस तरह के प्रोग्राम्स को, और आज हम सिर्फ जंगी हालात पैदा करने की बात नहीं कर रहे, हम रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। और रिकंस्ट्रक्शन के अंदर मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा कि पॉलिसी मेकिंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। और आज रिकंस्ट्रक्शन से मुराद वहां पर कार्बन लेवल्स को मेंटेन करना है, वहां पर ग्रीन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाना है, और उस ग्रीन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाने के लिए उतनी ही ट्रूप्स प्रेजेंस चाहिए जितनी कि काउंटर इंसर्जेंसी प्रोग्राम्स के अंदर हमें सोमालिया के अंदर नजर आती है, जितनी कि काउंटर इंसर्जेंसी प्रोग्राम्स के अंदर हमें अफगानिस्तान के अंदर नजर आती है। दूसरी सतह के ऊपर इस पहले आर्गुमेंट यानी कि एंड पॉइंट हमारा ग्रीन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाना है और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इफेक्ट्स हैं उनको नॉर्मलाइज करना है, उनको अपनी नॉर्मल हालात के ऊपर लेकर आना। दूसरा हमारा आर्गुमेंट क्या है कि किस तरह से हमें लगता है कि आज जो है शदीद माहौलियाती बहरान का एक कैरेक्टरिस्टिक और एक इंट्रिंसिक जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है वो पॉलिसी मेकिंग का फुकदान है इन सारी नेशंस के अंदर। हमें लगता है कि क्लाइमेट क्राइसिस किस तरह से पैदा होता है यहाँ पर, कि किस तरह से बहुत सारी जो इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं, बहुत सारी कॉर्पोरेशंस की, गवर्नमेंट्स की तरफ से पॉलिसी मेकिंग के अंदर एक जो वाजे हमें लूप होल्स नजर आते हैं, उन वाजे लूप होल्स की वजह से बहुत सारी कम्युनिटीज को खतरा है और उन कम्युनिटीज को टेक ओवर किया जा रहा है बहरिया टाउन के जैसे प्रोजेक्ट्स की वजह से। और आज इंटरवेंशन के बाद की दुनिया को हम किस तरह से देखते हैं, और यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है इस बहस के अंदर कि किस तरह से रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स जिनका आगाज, और ये चीज जुड़ रही है इंटरवेंशन की हिस्ट्री के साथ। इराक रिकंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम देख लें, इन कम्युनिटीज को हमने पॉलिसी मेकिंग के फ्रेमवर्क के अंदर जगह देनी है, इन कम्युनिटीज को इंटीग्रेट करना है, तो हमें इंटरवेंशंस करनी पड़ेंगी, क्योंकि इराक रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम हमें यह बताता है कि बहुत सारी कम्युनिटीज जिस तरह की कुर्द्स वगैरह, उनको पहले वो से नहीं थी हासिल पॉलिसी मेकिंग के अंदर, और वो से किसने आकर दी, वो से आकर खासतौर पर सुन्नीस को देख लें, शियास को देख लें, उन सबको, सारे ग्रुप्स को साथ मिलाकर और उनको एक मसले के हल के लिए इकट्ठा करना, ये इंटरवेंशन के बाद रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम का एक हिस्सा था इराक के अंदर। और हमें लगता है कि ऐसे ही रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स जो हैं वो पॉलिसी मेकिंग लूप होल्स को फिल कर सकते हैं, जो कि पॉलिसी मेकिंग लूप होल्स स्टेम ही इस चीज से करते हैं कि तमाम कम्युनिटीज की से नहीं होती उस पॉलिसी मेकिंग के अंदर। हमें लगता है कि इन तीनों बुनियादों के ऊपर जो आज हमने आपके सामने अब रखी बतौर ओपनिंग गवर्नमेंट वन, मैंने आपके सामने पूरी इस बहस के अंदर कोई चीज जितनी इस चीज के अंदर इंपॉर्टेंट थी, इस बहस के अंदर चीजें, उन सबकी कैरेक्टराइजेशन आपके सामने रखी, जितने स्टेक होल्डर्स थे उनको आपके सामने रखा, जो इंटरवेंशन की हिस्ट्री है उसको आपके सामने रखा, और इंटरवेंशन के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स होते हैं उनका पॉलिसी मेकिंग के साथ और जो इंडिजिनस कम्युनिटीज की इंटीग्रेशन के साथ क्या लिंक है वो आज हमने आपको बताया। इस वजह से हम ये समझते हैं कि ओपनिंग गवर्नमेंट आखिर तक इस केस के अंदर रेलिवेंट रहेगी, और पिछले साल जो फाइनल के अंदर हम ट्रॉफी नहीं जीत सके वो इस बार मोस्ट लाइकली हम जीतेंगे। शुक्रिया। थैंक यू। मैं ये याद दिलाना चाहूँगा पार्टिसिपेंट्स को कि स्पीच के लिमिट 7 मिनट्स एंड 15 सेकंड्स हैं, उसके बाद हम जजेस नोट नहीं ले सकते क्योंकि दैट वुड बी अनफेयर टू अदर टीम्स। सो उसके बाद आप प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप अपनी स्पीच रैप अप कर दिया करें उस पॉइंट तक। या दूसरी बात यह है कि मैं ये ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा कि POIs एक अहम हिस्सा है MVP डिबेट के, एंड दे इंक्रीज द लेवल ऑफ एंगेजमेंट एंड डिबेट, तो आई वुड रिकमेंड टेकिंग देम, मगर ऑब्वियसली दैट्स अप टू टीम। फाइनली ओपनिंग ऑपोजिशन, जब आप लोग तैयार हैं आप लोग स्पीच स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, बस कोई कंफर्म कर दे मेरी आवाज सही आ रही है? यस। ओके, थैंक यू, जस्ट अ सेकंड। मेरा नाम अनम है, प्रोनाउंस शी/हर। POIs चैट में, पर अगर 5th मिनट तक नहीं लिया तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। स्टार्ट कर रही हूँ स्पीच इन 3, 2, 1। इब्तदाई हिस्से मुआफ़क़त आपको ये बताएगी कि रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स कैसे हुए इराक में, लेकिन ये नहीं बताएगी कि उन रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। हमें लगता है कि ये जो सारी इंटरवेंशंस मिलिटरी हुई हैं थ्रू आउट हिस्ट्री, जो की गई हैं इन डेवलप्ड मुल्कों, जो की हैं इन डेवलप्ड मुल्कों ने, हमेशा ह्यूमन राइट्स की बेहतरी के नाम पे ही की हैं, और हमेशा इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट एग्जैसरबेट की है, इन्होंने एनवायरनमेंट को मजीद फकअप किया, इन्होंने उन कंट्रीज में इंस्टेबिलिटी फैलाई है अपने पॉलिटिकल एजेंडास के लिए। और हमें लगता है कि ये मोशन उसी तरह के एक पैटर्न में कंसिस्टेंट है।
ओ क्या बताएगी आपको? ओ आपको कोई 5 डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेटिव्स बताएगी किस तरह से आप एनवायरनमेंट को एक बेहतर तरीके से हेल्प कर सकते हो अगर आपकी वाकई इंटेंशंस एनवायरनमेंट को हेल्प करने की हैं। एंड और हम मजीद लाइक उससे पहले हम बताएंगे कि क्यों इस तरह से सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, किस तरह से एक अनफेयर बर्डन है रॉन्ग स्टेक होल्डर्स पे, और हम बात करेंगे कि किस तरह पॉलिटिकल एजेंडा काफी ज्यादा इसमें एग्जैजरबेट होता है इन इंटरवीनिंग कंट्रीज का। सबसे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं सॉवरेनिटी की। हमें क्यों लगता है कि इससे काफी हद तक आपकी जिन कंट्रीज में आप जा रहे हो उनकी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। हमें लगता है कि जो इंटरवेंशन का एक्ट है, चाहे आप जितना मर्जी सॉफ्ट स्टैंस ले लें, आप कह लें कि एक न्यूट्रल बॉडी करेगी, बहुत सेफ तरीके से करेगी, हमें लगता है कि ये न्यूट्रल बॉडीज इंटरनेशनल स्फीयर पे एग्जिस्ट करती ही नहीं है। आपकी बेस्ट केस सिनेरियो क्या है? यूएन या कोई और थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल जो आप बनाओगे। हमें लगता है इवन इन इंटरनेशनल बॉडीज के अंदर आपके पास हमेशा कुछ सुपर पावर्स, कुछ एक्टर्स इस तरह होते हैं जिनका ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। केस इन पॉइंट यूएसए, चाइना, आपके पास यूएन में वीटो पावर्स हैं, बट नॉट जस्ट वीटो पावर्स, आपका इन्फ्लुएंस है दूसरी कंट्रीज पे, उनकी डिसीजंस पे, क्योंकि आप आउटसाइड ऑफ द यूएन इतना ज्यादा उनकी इकोनॉमिक लाइफ में उनका इकोनॉमिक लाइफ में इतना बड़ा पार्ट हो, आप पे डिपेंडेंट है एक्सेट्रा। इसका मतलब ये कि कभी भी जो ये बॉडीज डिसीजन ले रही हैं कि किस तरह से हमने इंटरवीन करना है, क्यों करना है, क्या वाकई नीड भी है इंटरवेंशन की, ये कभी भी एक न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से नहीं लिए जाएंगे। इनमें हमेशा उन पार्टीज जिनके ज्यादा इन्फ्लुएंस है उसमें उनका इंसेंटिव जरूर ऐड होगा। इसकी हमें बहुत सी एग्जांपल्स मिलती हैं इराक, सीरिया, जहाँ पे आपने देखा है कि यूएस एक्सेट्रा ने काफी हद तक कॉन्फ्लिक्ट एग्जैजरबेट किया है। हमें लगता है कि इस तरह की सिचुएशन जहाँ एनवायरमेंटल क्राइसिस भी हो रहा है, स्पेशली कंट्रीज लाइक ब्राजील, जहाँ पे ऑलरेडी पिछले कुछ सालों से थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी है विद इन द सिविल पॉपुलेशन, थोड़ा सा एंटी गवर्नमेंट ट्रस्ट है। इस चीज को आप मजीद यूज करोगे इन ऑर्डर उस एरिया में अपनी पावर, अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, आप इंस्टेबिलिटी को फर्दर एग्जैजरबेट कर दोगे। क्योंकि अगर आप एनवायरमेंटल इंटरवेंशन के लिए भी जा रहे हो, नेसेसरली आप क्या कुछ चीजें कर रहे हो, आप किसी ना किसी हद तक अपने वहां कैंप्स बना रहे हो, किसी ना किसी हद तक अपने सोल्जर्स या रिप्रेजेंटेटिव जो भी आप उन्हें कहना चाहो वो भेज रहे हो। हमें लगता है कि आप जब एक उस पीस ऑफ लैंड पे अपनी पावर इंपोज करने लग जाते हो, उस कंट्री में ज्यादा डिफेंसिवनेस आ जाती है, उसके लोग अपने ज्यादा डिफेंसिव फील करने लग जाते हैं, उनको फील होने लग जाता है कि उनकी गवर्नमेंट, उनकी हुकूमत की पावर उनसे छीनी जा रही है, ज्यादा डिस्ट्रस्ट हो जाता है अपने गवर्नमेंट में, ज्यादा सिविल अनरेस्ट होता है। बस जरा बात करते हैं कि क्यों हमें लगता है कि एक अनफेयर बर्डन है वैसे इन दूसरी कंट्रीज। एनवायरमेंटल क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज जनरली एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है पूरी इंसानियत के लिए, लेकिन ये क्राइसिस सबसे ज्यादा एग्जैजरबेट किसने की है? चाइना, यूएसए, जो बिगेस्ट कार्बन एमिटर्स हैं पूरी दुनिया में, उन्होंने आज तक इतना डैमेज कर दिया पूरी दुनिया को, ओजोन को इतना फकअप कर दिया कि अब आपको डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में, मालदीव्स में, जो भी सी लेवल के राइज होने के अंदर थ्रेट हैं, छोटे छोटे स्टेट्स, छोटे छोटे ममालिक, उनको खतरा पड़ रहा है इनके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से। हमें लगता है आप मजीद अपनी बर्डन से शाये हुए कर रहे होते हो जब आप एक हीरो पोजीशन इंपोज कर लेते हो कि हम इस चीज को सोल्यूशन देने आए हैं, जबकि ना आप फायदा दे रहे होते हो, और आप अपनी जो आपने खुद कार्बन एमिशंस की होती हैं उसको हैंडल करने के लिए कोई ऐसा सच मैकेनिज्म नहीं आप प्लेस कर रहे। हमें लगता है कि एक और बात, बस इंटरवेंशन होगी किस तरीके से, किसी ना किसी हद तक आप काफी चीजें ट्रांसपोर्ट कर रहे होगे, लोगों को ट्रांसपोर्ट कर रहे होगे, एक मिलिट्री इंटरवेंशन होगी। अगर मिलिट्री इक्विपमेंट, टैंक्स वगैरह भी आ रहे हैं, हमें लगता है कि इस पूरे प्रोसेस में जो आप एक मजीद कार्बन फुटप्रिंट डाल रहे होते हो, उससे पूरी एनवायरमेंटल सिचुएशन ज्यादा एग्जैजरबेट हो जाती है। सेल्फ डिफीटिंग पूरा मैकेनिज्म है। हम अगर ये प्रूव कर दें कि इससे फार बेटर मैकेनिज्म्स हैं जिसमें वो सारी पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं आती, हम ये केस जीत जाते हैं। 5 डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेटिव्स। पहला ऑल्टरनेटिव, बेटर इकोनॉमिक पॉलिसीज। इंटरनल भी अपनी एमएनसीज वगैरह पे आप टैक्स डालो, कार्बन टैक्स डालो, उनको अकाउंटेबल रखो कि वो कितने एमिशंस कर रहे हैं, अपना पेरिस अकॉर्ड्स और डिफरेंट ट्रीटीज में पार्ट लो, कार्बन एमिशंस कम करो, डैमेज कम करो। दूसरी चीज, एक्सटर्नल इकोनॉमिक टाइज, एंड दीस आर रियली इंपॉर्टेंट। ब्राजील की अमेज़न इतनी फक्ड अप क्यों है? क्योंकि काफी हद तक आपने डिफॉरेस्टेशन कर दी है ब्राजील के अंदर, क्योंकि हाई डिमांड ऑफ टिम्बर, हाई डिमांड ऑफ कॉफी बीन्स, हाई डिमांड ऑफ इरिगेट लैंड फॉर
मीट इंडस्ट्री बेसिकली के लिए लैंड एनिमल्स वगैरह को वहाँ रेस करना, उसकी डिमांड इंटरनेशनल स्फीयर में इतनी ज्यादा है। आप अपनी कंट्री के अंदर इन चीजों की डिमांड कम करें, काफी हद तक हमें लगता है कि उस नीड ही खत्म हो जाएगी। अमेज़न को आप काफी हद तक बचा लेंगे इन सिचुएशन जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट लाइक ब्राजील की गवर्नमेंट या जिस भी कंट्री में बचाने की कोशिश कर रहे हैं एनवायरमेंटल क्राइसिस को, वो अगर आपके साथ निगोशिएट नहीं भी करती, आप उन पे सैंक्शंस डाल दें, हम बिल्कुल ठीक है, आप उन पे सैंक्शंस डालेंगे, ट्रेड लिमिटेशंस डालेंगे, कम उनकी आप उनको कम चीजें एक्सपोर्ट करने देंगे, वो कम डिफोरेस्टेशन करेंगे, कम फकअप करेंगे अपने एनवायरमेंट को, फार बेटर पॉलिसी। तीसरी चौथी जो भी है ये नंबरिंग, आप उन गवर्नमेंट्स को फर्दर प्रेशराइज कर सकते हो कि उनके प्रोटेक्टेड जोन्स, उनको उन एनवायरमेंटल डैमेज एरियाज को प्रोटेक्टेड जोन्स कंसिडर करते हैं। प्रोटेक्टिव जोन्स या फिर लाइक जो आपको रिवर गांगस का सिचुएशन नजर आता है, कुछ अर्सा पहले उनको पूरी रिवर को लीगल पर्सनहुड दी गई थी ताकि लोग आके ना इसको मैसअप करें, ना उसमें हद से ज्यादा पोल्यूशन करें। हमें लगता है कि काफी डिफरेंट ये जो अमेज़न सेक्टर और जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रिवर्स फॉरेस्ट वगैरह, आप उनको लीगल पर्सनहुड या किसी भी तरीके से प्रोटेक्टेड जोन्स दे दें ताकि उनको ना फकअप किया जाए। आप इंडिजिनस लोगों को ज्यादा पावर दे सकते हो क्योंकि उनकी रिलीजियस स्पिरिचुअल कनेक्शन होती है ऑन लैंड से, कि वो इन प्रोटेक्टेड लैंड्स पे ओवरलुक करें। एंड लास्टली, अगर आप सी लेवल्स राइज और फ्लडिंग वगैरह के बारे में केयर करते हैं, आप एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं उन कंट्रीज, उन मालदीव जैसे आइलैंड्स को राइजिंग सी लेवल से बचाने के लिए आप वॉल्स बिल्ड कर सकते हो, बेटर हाउसिंग बिल्ड कर सकते हो, बहुत से तरीके हैं एनवायरनमेंट को हेल्प करने के लिए। ना इस फसाड में उनको इंटरवीन करने दें कि वो केयर करते हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में, हमें नहीं लगता वो करेंगे। फॉर ऑल ऑफ दोज रीजंस इब्तदाई हिस्से मुखालफत। Okay, I thank leader of opposition for a great speech. Deputy Prime Minister, जब आप शुरू करना चाहें, floor is yours. जी जस्ट अ मिनट, मैं अपनी केस शीट सेट कर लूं। जी, am I audible? Yes. Judges, please. Judges, please, am I audible? Yes, you're audible. One second, let me start stopwatch. Okay, starting in 3, 2, 1.
हमें ये लगता है कि सॉवरेनिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स, डेमोक्रेसी जैसे कॉन्सेप्ट्स यकीनन जो है एक आइडियल वर्ल्ड के अंदर बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये हमें लगता है कि आप इनको खुदा मत बनाएं। इनका एक बुनियादी सा मकसद है, ये बुनियादी मकसद है कि इंसान की बका की जाए, इंसानियत की बका की जाए। और आपके सामने ओपनिंग गवर्नमेंट ने ये बाकायदा एक मुकदमा रखा कि बुनियादी तौर पर जब शदीद माहौलियाती बहरान वहां पर पैदा हो गया है तो इससे सिर्फ वहां के लोग मुतासिर नहीं हो रहे, बल्कि एट द एंड ऑफ द टाइम पूरी पूरी इंसानियत मुतासिर हो रही है। लेकिन दूसरी सतह पर हमें ये लगता है कि ये इनकी तरफ से ओपनिंग ऑपोजिशन की तरफ से बाकायदा कंसेशन है ये वाली बात कि देखिए बोल्सोनारो के खिलाफ ऑपोजिशन काम कर रही है, लोग भी उनके खिलाफ उठे हुए हैं। तो अगर बुनियादी तौर पर ये मान लिया जाए कि बोल्सोनारो क्लाइमेट डिनाइल के अंदर मौजूद है, तो हमें ये वाली बात तो हमारे बल्कि मॉडल के हक में है कि वहां के लोग जो है ऑपोजिशन पार्टीज उस डिक्टेटर के हाथों जो है वो फंसे हुए हैं, वो चाहते हैं कि कोई बंदा उनको बाहर इस जो है क्राइसिस से बाहर निकाले। और हमें लगता है कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो वाहिद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने तारीखी तौर पर ये बेड़ा अपने सर पे उठाया है और ये उसके चार्टर का भी हिस्सा, उसको उठाना चाहिए। मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन तीसरी स्तर पर हमें ये लगता है ब्राजील की सिचुएशन और जो अमेज़न के अंदर हो रहा है इस वक्त, यही डिमांड कर रही है कि इंटरवेंशन होनी चाहिए। बोल्सोनारो जैसे राइट विंग पॉपुलिस्ट जो है वो डिफॉरेस्टेशन करवा रहे हैं, गवर्नमेंट के थ्रू करवा रही हैं, वहां के इंडिजिनस लोगों को मार रहे हैं, जो उनके रास्ते में खड़ा होता है उनको मारते हैं, और ट्राइबल लोगों का जेनोसाइड हो रहा है। और हमें लगता है बुनियादी तौर पर टिम्बर माफिया भी इसी तरीके से एक्ट करती है। सिर्फ और सिर्फ ब्राजील और अमेज़न का मसला नहीं, हमें लगता है पूरी दुनिया का मसला है कि जहां पर उनके सामने कोई ब्यूरोक्रेट खड़ा होता है वो उसको मार देते हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल खड़ा होता है वो उसके खिलाफ क्राइसिस खड़ा कर देते हैं। हमें लगता है ये अपने अंदर बहुत बड़ा माफिया है जिसको वहां की जो इंडिजिनस लोकल गवर्नमेंट है वो हैंडल करने में नाकाम है। तो हमें लगता है कि इस मौके पर अगर वो नाकाम है तो फिर दुनिया को एक्ट करना पड़ेगा। जहां तक इनके अल्टरनेट्स की बात है, हमें लगता है कि वो अल्टरनेट्स बुनियादी तौर पर इस वजह से एक्ट नहीं करते कि आपने पहली स्तर पर तो ये ट्रेड रेस्ट्रिक्शन लगा के देखी, इनका कोई फायदा नहीं हुआ। ट्रेड के और मसाइल और डिफरेंट जराए हासिल कर लेते हैं। आपने इवन ईरान के ऊपर ट्रेड सैंक्शन लगा के देखी, लेकिन ईरान जो है अपना सस्ता तेल कहीं और बेच लेते हैं। हमें लगता है कि दुनिया के अंदर ब्लैक मार्केट्स एग्जिस्ट करती हैं। इस तरह की बहुत ज्यादा चीजें हैं जहां से ये मुल्क जो है एट द एंड ऑफ द टाइम पैसे कमा लेते हैं। और जहां तक इनकी आखिरी ये वाली बात कि जी टैंक्स वगैरह मूव करेंगे तो वहां पर कार्बन फुटप्रिंट्स हो जाएंगे, हमें लगता है कि जो है ना मिलिट्री इंटरवेंशन के लिए जो है और डिफरेंट जराए हैं। लेकिन ये वाली बात यहाँ से हमें एक और बात समझनी पड़ेगी कि ओपनिंग गवर्नमेंट यहाँ पर कतई तौर पर ये नहीं कह रही कि हम हर सूरत के अंदर जो है टैंक्स लेकर चढ़ दौड़ेंगे। हमारा यहाँ पे एक मुकदमा ये है कि देखिए पहली स्तर पर तो हमने गवर्नमेंट के साथ एक्टिवली निगोशिएट करना है। हमने उनको इस बात का बावर कराना है कि आपके ये जो मसाइल आप कर रहे हैं, जो फ्लडिंग जिस वजह से हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, टिम्बर माफिया जो एक्टिव है, फॉरेस्ट को जलाया जा रहा है, इससे बुनियादी तौर पर दुनिया को मसला हो रहा है पहले स्तर पर। लेकिन अगर वहां की लोकल गवर्नमेंट भी आपके साथ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है क्लाइमेट डिनाइल के अंदर, या अगली सूरत के अंदर वो गवर्नमेंट खुद आपको दावत दे देती है कि आए आप हमारे पास इंटरवेंशन कर लेंगे। बुनियादी तौर पर हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम इस तरह के बड़े माफियाज के साथ टैकल कर सकें या फिर हम इस तरह की क्लाइमेट इमरजेंसी का मुकाबला कर सकें। तो हमें लगता है इस सूरत के अंदर जो है यहाँ पर हमें इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। लेकिन एक बुनियादी सा सवाल, जहां से मेरा पॉजिटिव केस शुरू भी होता है, वो बुनियादी सा सवाल ये है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ही वो वाहिद इदारा क्यों है जिसके जरिए से ये करवाई जा सकती है। हमें लगता है उसकी बहुत ज्यादा वजूहात है। पहली स्तर पे तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से हसन इजाज ने उसके पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट बिल्ड किया कि तारीखी तौर पर आपका रोल रिवांडा क्राइसिस के अंदर क्या रहा है, सूडान क्राइसिस के अंदर क्या रहा है, कि आप वहां पर गए, आपने वहां पर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशंस को एक्टिव किया। लेकिन इसके अलावा हमें ये लगता है सिक्योरिटी काउंसिल इस तरह का इदारा है कि वहां पर दुनिया की ताकतें बैठी हुई हैं जिनका बुनियादी मकसद ही ये है। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन्होंने ये फैसला किया था कि हमने दुनिया को किसी ऐसे बड़े बहरान का शिकार नहीं कराना जिसके नतीजे में पूरी दुनिया का ही एंड पे डेथ हो जाए या लोग बड़ी तादाद में मारे जाएं। तो हमें लगता है यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमें लगता है वीटो की पावर्स एग्जिस्ट करती हैं और इस तरीके से मामला जो है एट द एंड ऑफ टाइम इंटरवेंशन जब भी होगी उसके अंदर जो है जितनी वीटो करने वाली कंट्रीज है उन सब की जो है से इन्वॉल्व होगी। तो हमें ये लगता है कि अगर अमेरिका कहीं पे अनजस्टली अटैक कर रहा होगा तो हमें लगता है कि चाइना उसको यकीनन जो है चाइना है और डिफरेंट मुल्क हैं जो उसको अपोज करेंगे वहां पर। एक बात, दूसरी बात हमें ये लगती है कि आपने दुनिया के अंदर पूरी दुनिया के अंदर डेटरेंस का एक कानून बनाया और डेटरेंस का कानून आप इस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं कि देखो अगर तुम्हारे मुल्क के अंदर टेररिज्म की एक्टिविटीज हुई तो हम तुम्हारे मुल्क के ऊपर एक्टिवली ना सिर्फ जो है एंगेज करेंगे, तुम्हारे मुल्क के ऊपर ट्रेड के मामलात लगाएंगे, फेटफ जैसे मामलात हमारे सामने दुनिया के नजर आते हैं, लेकिन हम एक्टिवली इंटरवेंशन करेंगे क्योंकि बुनियादी तौर पर आपकी दुनिया ने, आपके बड़ों ने, जो आपकी इंटेलिजेंशिया है वो इस बात पर पहुंचे कि देखिए हमने, चूंकि तालिबान सिर्फ और सिर्फ उस मुल्क के लिए खतरा नहीं है
ये बाकायदा तौर पर ऐसी सोच की अक्कासी करते हैं जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क और दूसरे मुल्क से तीसरे मुल्क के अंदर जाते हैं। हमें ये लगता है कि इस सोच की अक्कासी के ऊपर आप जो है तालिबान के खिलाफ इंटरवेंशन करते हैं, दुनिया के पीस के लिए जो खतरा है। और लेकिन हमें ये लगता है कि आपने इसके लिए एक डेटरेंस का सिस्टम जो है क्रिएट किया, लेकिन हमें ये लगता है कि जहां पर क्लाइमेट की बात आती है, आपने अभी तक पूरी दुनिया के अंदर कोई इस तरह का सिस्टम क्रिएट नहीं किया। जहां तक इन्होंने बात की पेरिस अकॉर्ड की, हमें लगता है पेरिस अकॉर्ड के ऊपर तो पहली सतह पे अमेरिका जो है क्विट कर गया, और इसके अलावा जितने पेरिस अकॉर्ड्स के जो उन्होंने गोल्स अचीव करने थे वो भी गोल्स अचीव नहीं हुए, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह ये डेटरेंस मैकेनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करते। और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अगर इस तरह का बाकायदा एक मैकेनिज्म क्रिएट करती है कि इन केस अगर कोई मुल्क क्लाइमेट डिनाइल के अंदर है, लेकिन या वहां पर इतना शदीद क्लाइमेट का बहरान आ गया है कि वहां पे इंटरवेंशन होगी, हमें लगता है डेटरेंस के मैकेनिज्म्स इन प्लेस आ जाएंगे, जिसकी वजह से एक तो वहां की पहली स्तर पर गवर्नमेंट को एक्टिवली इसके लिए काम करना पड़ेगा। हमें लगता है गवर्नमेंट्स को वहां पर एक्टिवली, वहां के लोग ये बात कहेंगे कि देखिए अगर आपने ये काम ना किया तो इसके नतीजे में जो है यूनाइटेड नेशंस इंटरवेंशन कर देगी। लेकिन दूसरी स्तर पे हमें ये लगता है कि इसके जरिए से जो और काम होगा वो ये होगा कि हमें लगता है कि बोल्सोनारो जैसे लोगों के हम खिलाफ काम कर सकेंगे। लेकिन हमारा तीसरा बुनियादी आर्गुमेंट जो मुझे लगता है इस ईवान का सबसे अहम आर्गुमेंट है, और ये है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या चाइना जैसे मुल्क यकीनन वो कार्बन एमिशंस कर रहे हैं, हमें लगता है जब इस तरह की एक पॉलिसी प्रपोज होगी तो उसके नतीजे में हमारे सामने है कि पाकिस्तान या थर्ड वर्ल्ड ममालिक के पास इतने वसाइल ही नहीं है कि वो ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करें। तो जब ये मुल्क एक्टिवली, जिस तरीके से अमेरिका ने जब एक्टिवली जो है इराक के ऊपर अटैक किया या अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया, तो अभी तक अमेरिका से ये सवाल किया जाता है, जवाब मांगा जाता है कि आप ये बात बताइए कि आपने तो कहा था हम यहाँ पे डेमोक्रेसी रीइंस्टेट करेंगे, तो आप डेमोक्रेसी रीइंस्टेट कराए बगैर किस तरीके से वापस आ रही हैं? अमेरिका से ये बाकायदा सवाल किया जाता है। तो आप तो कहते थे आप वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स खड़े करेंगे, आप वहाँ पे स्कूल्स बनाएंगे। तो हमें ये लगता है कि फर्स्ट वर्ल्ड के ऊपर ये एक्टिवली जो है ये जिम्मेदारी आयद की जाती है। यही वो बुनियादी वजह है कि इराक के अंदर आप इतना बड़ा जो है रोल आउट अपने प्रोग्राम किया हुआ, जिसके अंदर आप उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो हमें ये लगता है कि जब यहाँ पे एक्टिवली आप इंटरवेंशन करेंगे तो इसके नतीजे में इन मुल्कों के ऊपर एक्टिवली ये जिम्मेदारी होगी कि अपने सिर्फ ये ना करें कि इन माफियाज का मुकाबला करें, बल्कि ग्रीन टेक्नोलॉजी वहां पे इंट्रोड्यूस कराएं, वहां पर इस तरह के सिस्टम्स बनाएं जो एट द एंड ऑफ द टाइम सस्टेनेबल रिसोर्सेज वहां पे पैदा करें। हमें ये लगता है इन तमाम बातों की बुनियाद के ऊपर कि हिज़्ब मुवाफकत ने आपके सामने एक बेहतर कैरेक्टराइजेशन की, और हिज़्ब मुखालफत जो है वो स्टेटस को के अंदर खड़ी है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, जिसके नतीजे में कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है। तीसरी सब्र हमने आपको बताया कि किस तरीके से टेंजिबली आपने हिस्टोरिकली काम करके देखा है, और चौथी स्तर पे हमने आपको बताया कि किस तरीके से अगर डेटरेंस मैकेनिज्म्स इंटैक्ट आ जाएंगे तो इसके नतीजे में किस तरीके से गवर्नमेंट्स और वहां के लोग जो है फर्दर जो है प्रेशराइज कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट्स को। इन तमाम बातों की बुनियाद के ऊपर कि हिज़्ब मुवाफकत ने तमाम स्टेक होल्डर्स का बुनियादी तौर पर फायदा करवाया और बकाई इंसानी की जंग लड़ रही है। हमें लगता है वोट फॉर ओपनिंग गवर्नमेंट। बेहद शुक्रिया। मैं वापसी दिलाना चाहूँगा कि टाइम लिमिट 7 मिनट्स एंड 15 सेकंड्स है। मेरे पैनलिस्ट बहुत अच्छी तरह ये टाइम लिमिट डाले जाने चैट में, उसके बाद में हम लिख नहीं सकते, ये दूसरी टीम से अनफेयर है, इसलिए आगे कंटिन्यू करने का कोई खास फायदा नहीं है आप लोगों का। सेकंड बस या विद दैट ओपनिंग ऑपोजिशन डीएलओ जब आप शुरू करना चाहें, फ्लोर इज योर्स। क्या मेरी आवाज़ स्क्रीन तक पहुंच रही है? यस। POIs के मतलब अगर आपने कोई POI लेना तो आप काइंडली चैट में एक बार POI लिख दीजिएगा। अगर मैंने लेना होगा तो मैं एंगेज कर लूँगा, अगर नहीं लेना हो तो आपको पता चल जाएगा। मोहतरम मुंसफीन की इजाज़त से। स्टार्टिंग इन 3, मेरी आवाज़ आ रही है ना? यस। ओके, स्टार्टिंग इन 3, 2, 1। आज गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर के ऊपर एक तज्ज़िया कर लेते हैं। इनका स्टेक होल्डर कौन है? इनका स्टेक होल्डर वो फर्स्ट वर्ल्ड ममालिक है जिनके पास ये पावर इन द फर्स्ट प्लेस एग्जिस्ट करती है कि वो ये ह्यूमैनिटेरियन, और मैं अपनी उंगलियों को बनी कोट्स में बना रहा हूँ, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन करने के काबिल हों। और चलें हम इनकी इस बात को क्वालिफाई कराने की जो कोशिश करते हैं, अगर बेस्ट केस में मान भी लेना तो ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज UN के थ्रू आज ही ह्यूमैनिटेरियन दोबारा से बनी कोट्स इंटरवेंशन करेंगे, जिसकी वजह से आज चेक एंड बैलेंस भी रहेगा, और चेक एंड बैलेंस के साथ साथ आज एक प्रोग्रेसिव मुआशरा भी बन जाएगा। जिस मुल्क के अंदर वो लोग इंटरवेंशन करेंगे वहां पे मैजिकली सारे कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाएंगे। इस तरह से निजाज ने अपनी स्पीच में क्वालिफाई कराने की कोशिश की कि शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट भी इराक में पता नहीं किस तरह इन्होंने सॉल्व कर देने इसकी वजह से, और जितनी आपकी लोकल इंसर्जेंसीज होती हैं उनको भी इन्होंने सॉल्व कर देने, और सारे के सारे मसले UN के थ्रू इंटरवेंशन की तरह होगा। लेकिन इसमें मज़ाया बात ये कि अब तक जितनी बातें मैंने गिनवाई हैं और जितनी बातें पिछले 18 मिनट से
गवर्नमेंट आके आर्ग्यू कर रही है वो सारा का सारा स्टेटस को में है। तो अगर स्टेटस को के अंदर ऑलरेडी ये सब कुछ हो रहा है तो आज ऐसी क्या नीड आगे के दोबारा से हमने इसको रीआइटरेट करना है, दोबारा से इस बात के ऊपर जाना है, जबकि काफी ममालिक का यूनिलैटरल इसके ऊपर एक काफी हद तक मुत्तफिक फैसला है कि इंटरवेंशन एक बहुत ही बुरी चीज है जो आपके मुल्क को तबाह बर्बाद कर तो देती है, लेकिन साथ ही साथ आपको काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली और गवर्नमेंटली काफी ज्यादा पीछे पुशबैक कर देती है। बात करते हैं इनके बर्डन के ऊपर। इन्होंने कहा कि तारीखी तौर पे यूएन के ऊपर ये बर्डन होता है कि यूएन इंटरवीन करे और यूएन इन मसलों को सॉल्व करे। हमारा इससे सबसे बड़ा पहला क्लैश का जो हमने भी कहा था कि हम नहीं समझते कि यूएन के पास ये बर्डन होना भी चाहिए। यूएन ने खुद एक बर्डन ले लिया, जिस तरह व्हाइट मैन ने बर्डन लिया था, और यूएन ने खुद ही आज इस बर्डन को सॉल्व करने निकल पड़ी हुई है, और आज यूएन खुद ही इसके खिलाफ लॉबी भी करती है। और यूएन के अंदर ही पार्टी जो डिफरेंट ब्लॉक्स बने हुए हैं जो या इसके हक में होते हैं या इसके खिलाफ में होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा मुवाज़ने हो चुके होते हैं इस ब्लॉक के अंदर जो आज ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के नाम पे क्लाइमेट चेंज भी इंप्लीमेंट करना चाहता है कि हम समझते हैं कि कोई कॉन्क्रीट फैसला या कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं आता। इसकी मिसालें जो अलम ने दी, बिल्कुल इंगेज नहीं किया, पैरेलल केस रन किया फरूक शाह ने, वो आगे बताते हैं कि इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, वियतनाम, ऐसे तमाम ममालिक में जहां पे इंटरवेंशन की गई, आप जिस मर्जी लेवल की स्टार्ट करें, जिस मर्जी वजह को बिना बना के इंटरवेंशन करें, हम समझते हैं कि आपका कंक्लूजन और एंड पॉइंट बिल्कुल सेम था कि एक उस कौम की मुल्क मईशत तबाह होगी, वो कौम टेक्नोलॉजिकली काफी सेटबैक होगी, और जिसके बाद ये बात करते हैं कि वहां पे रिस्ट्रक्चरिंग की बहुत जरूरत है, जिसकी वजह से इन द फ्यूचर क्लाइमेटली वो एक ज्यादा ग्रीन कंट्री बन जाएगी मैजिकली। कोई प्रोसेस एनालिसिस नहीं था जिसका बाय द वे, और किस तरह मैजिकली सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। हम समझते हैं कि वो रीस्ट्रक्चरिंग और रिकंस्ट्रक्शन की जो इन द फर्स्ट प्लेस नीड होती है, उस बर्डन से शायद करते हैं, उसको मेंशन नहीं करते, बिकॉज़ जाहिर सी बात है वो एक सेल्फ डिफीटिंग आर्गुमेंट बन जाता है इनके लिए। तीसरी बात क्या करते हैं, आके हमारे पे एक अनफेयर सा सैंक्शन की बात करते हैं कि देखिए आपका जो अल्टरनेटिव है, और हमारे 5-4 में से एक अल्टरनेटिव से डायरेक्टली एंगेज करते हैं। कहते हैं सैंक्शन जो है ना वो लोग कोई थर्ड पार्टी वे निकाल लेते हैं ऑयल बेचने का। हम समझते हैं कि इराक जैसे ममालिक के अंदर आपने क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से पहले सैंक्शंस लगाई ही नहीं थी। आपने उनके ऊपर सैंक्शन क्या लगाई थी कि तुम हमें अपने मुल्क में आने दो, आके तुम्हारी सॉवरेनिटी ब्रीच करने दो, आके चेक करने दो कि तुम लोग क्या कर रहे हो, अपना तेल हमें खरीदने दो सस्ते में, और अगर तुमने ये सब कुछ ना किया तो आज हम तुम्हारे पे सैंक्शंस लगाएंगे। हम समझते हैं इस अनफेयर सैंक्शन को आज जो हमारा अल्टरनेटिव था, जो एक एनवायरमेंटल लेवल पे सैंक्शन, इसको मैं फर्दर एनालाइज करूंगा अपने पॉडकास्ट के अंदर, उसके साथ कंपेयर करना एक इंतहाई क्रिमिनल हरकत है ओजी के पार्ट के ऊपर। तीसरी बात, आके बार बार हमें ये बात करते हैं कि किस तरह ये जो एक्टिव नेग्लिजेंस होती है ना इनकी लोकल गवर्नमेंट की वजह से, उनके पास इन द फर्स्ट प्लेस ये चीजें एग्जिस्ट करती नहीं, और हमें बार बार बोल्सोनारो जैसे मिसालें देते हैं। हम समझते हैं कि ब्राजील जैसे ममालिक को ऑलरेडी पैसों की बहुत जरूरत है। एक और तज्जिया नाम का जिससे उन्होंने बिल्कुल एंगेज नहीं किया, जिसकी वजह से आज उसकी मजबूरी बन जाती है कि वो ज्यादा अमाउंट के ऊपर दरख्त काटे, मीट इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट करे, कोको बीन्स एक्सपोर्ट करे, ये सब कुछ एक्सपोर्ट करना उसकी मजबूरी बन जाती है। इसकी वजह से आज उस ममालिक की मजबूरी है कि वो आज पैसे करे। हम समझते हैं जब उनके ऊपर स्पेसिफिक टू दीज ट्रेड सैंक्शन लगेंगी तो उनके पास कोई और चारा नहीं बचेगा कि इनको अबाइड करे और समझे कि आपको एक रीन्यूएबल और एक सस्टेनेबल वे में इसके साथ आगे बढ़ना है। पहली बात। और इससे भी बढ़ के जो हमारे पे तीसरा आके बात करती है ना कि जो प्रिंसिपल क्लैश करने की बात की है इन्होंने हमारे साथ, वो आती है बात जो इनका मेजर आर्गुमेंट था फॉर सम रीजन, कि जो डेमोक्रेसी और सोवरेनिटी होती है, ये कहने को तो बहुत खूबसूरत बात होती है, लेकिन जब बात आती है ना जान की, तो जान हमें बचानी है। लेकिन किस जान की बात करें, उस व्हाइट मैन की जान की बात करें जिसने आज का इंटरवेंशन करनी है। हम समझते हैं कि सारा का सारा जो प्रोसेस एनालिसिस जहाँ पे आके फरूक साहब को देते हैं वो गलत है। वो गलत किस तरह? जब कोई भी ममालिक किसी भी वजूहात के ऊपर आपके ममालिक के अंदर इंटरवीन करे तो वो आके आपके लैंड पे कब्जा करते हैं। आपका लैंड बहुत जरूरी होता है। जो आपका गरीब तबका होता है ना, जो मजलूम तबका होता है, उसके पास दो चीजें होती हैं, उसके पास या तो मजहब होता है या तो उसके पास लैंड होता है। और जब आप आके उसका लैंड भी छीन लेते हो ना तो आपके ऊपर एक लैक ऑफ जनरल कॉन्फिडेंस होता है। एक और बात जो उन्होंने की बिल्कुल एंगेज नहीं किया, उस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से क्या होता है कि आपकी अपनी हुकूमत के ऊपर कॉन्फिडेंस उठता है, जिस वजह से आप अपनी हुकूमत के खिलाफ इंसर्जेंसीज करने के ऊपर मजबूर हो जाते हो, जिसकी वजह से इंसर्जेंट ग्रुप्स तालिबान और टेररिस्ट ग्रुप्स जाके जन्म लेती हैं, जिसकी वजह से आज सारे के सारे मसले जो फर्स्ट वर्ल्ड पढ़वा रहे होते हैं। तो हम समझते हैं कि बहुत ही सर्कुलर सी बात है कि आज आप इंटरवेंशन करोगे एक कोटेशंस अच्छे फैसले के लिए, जिसकी वजह से आज सारी की सारी बुरी चीजें हो जाएंगी जो हिस्टोरिकली एविडेंट है। मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा, आपके मुआशरे में मौजूद है, जिस मर्जी से पूछ लें। इन सब वजूहात की वजह से और मसले क्रिएट होंगे, और फिर कहेंगे यार ये मसले बन गया, दोबारा इंटरवीन करना है, और ये सर्कुलर एक सर्कल चलता रहेगा। और फिर आज के 25 साल बाद कहेंगे यार कि हम एक इलैबोरेट एक्सटेंसिव रोल आउट प्लान बनाना चाहते हैं हमारी उस गलती के लिए जो हमने 25 साल पहले की थी। हम समझते हैं कि सारी बातें बहुत सेल्फ डिफीटिस्ट हैं, लैक ऑफ एंगेजमेंट है, और इसका कोई लॉजिकल एनालिसिस नहीं। किस तरह आपकी इन बातों से आज जो कंक्लूजन है, जो इस ऐवान का हक है कि किस तरह हमने क्लाइमेट चेंज को अवॉइड करना है और हमने सारे जो क्राइसिस है इनको हमने सॉल्व करना है, हमारे अल्टरनेटिव से बिल्कुल एंगेज नहीं करते। मैं आपको क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देता हूं, दो बातें करता हूं जो एक और इनका क्लैश बनता है कि किस तरह एक्सक्लूसिविटी जो है ना आपके अल्टरनेटिव या आपके इंप्लीमेंटेशन के अंदर वो एग्जिस्ट नहीं करती। मिसाल है, जिस ग्रीन टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, हम समझते हैं कि वो ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है ना आप किसी भी सूरत में इन तक पहुंचा सकते हैं। आप ग्रीन टेक्नोलॉजी अपने ममालिक से एक्सपोर्ट करके सस्ते टैरिफ्स के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट लोन कर दें या इनको गिफ्ट कर दें इन थर्ड वर्ल्ड ममालिक को, ताकि इनको जरूरत ही ना पड़े आपकी इंटरवेंशन और आपकी हेल्प की कोटेशन
एक्सपेक्टेशंस मेरे हाथ पे उठी जा रही हैं। हम समझते हैं कि अगर आप उनको सिंपली एक्सपोर्ट कर देंगे तो ये ममालिक आपके आर्गुमेंट जो आपका है कि इनके पास इतनी कैपेबिलिटीज नहीं होती, वो कैपेबिलिटीज आप इनको प्रोवाइड कर दें। इसमें इंटरवीन करना एक्सक्लूसिवली जरूरी क्यों है कि आपके ऊपर बर्डन था, आपने बिल्कुल नहीं पता, इसलिए आप हार जाते हैं। दूसरी बड़ी बात, हम समझते हैं कि जो बर्डन उठाने के लिए ममालिक सामने आ रहे हैं, जो बार बार जिक्र कर रहे हैं, जैसे यूएसए के पास एक हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, चाइना के पास हाई लेवल टेक्नोलॉजी है, हम समझते हैं ये जो आपके पास ग्लोबल क्राइसिस है ना, ये एक या दो आइसोलेटेड ममालिक में तो हरगिज नहीं है। और कैलिफोर्निया तो आपका बॉयल हो ही रहा है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर बुशफायर्स भी हैं, जिसका मतलब है कि ये आपका इशू जो है ये थर्ड वर्ल्ड की तरफ एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब ये ग्लोबल इशू है। हम आपको रिकमेंड ये करें कि आप ग्लोबली आके इसके साथ इसे सॉल्व करो। हम समझते हैं कि जिन ममालिक की हेल्प आप इनके अंदर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, वो ममालिक खुद इन चीजों से सफर करते हैं, और हम समझते हैं कि ऐसे अकॉर्ड और ऐसी एनवायरमेंटल ट्रीटीज से वो खुद शिरकवे करते हैं, तो उनके पास कोई मॉरल जवाब ही नहीं बचता कि आके वो अपनी बातों को इन्फोर्स करें इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के ऊपर। इससे भी बढ़ के आपका क्या मसला आता है कि जो एक डोनेशंस का कॉन्सेप्ट है वो भी एग्जिस्ट करता है आपके करंट माशरे के अंदर। इस तरह इमैनुअल फ्रैंक ने आके $20 मिलियन अमेज़न फायर्स प्रोटेक्ट करने के लिए डोनेट किए थे। हम समझते हैं इस तरह के डिफरेंट इंसेंटिव्स और इस तरह की डिफरेंट स्कीम्स और इस तरह की डिफरेंट मूवमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं, जो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर एक मुल्क दूसरे मुल्क की हेल्प कर सकता है उसकी सोवरेनिटी और उसकी इंटेग्रिटी ब्रीच या वायलेट किए बगैर। और हम समझते हैं कि ये ऑल्टरनेटिव काफी ज्यादा फायदेमंद होता है एज अपोज टू मिलिट्री इंटरवेंशन। वो फायदेमंद किस तरह होता है? वो फायदेमंद इस तरह होता है कि ना इन द फर्स्ट प्लेस आपकी सोवरेनिटी ब्रीच होती है, इसकी वजह से जो सारे के सारे मसले मैंने गिनवाया, आपकी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का, इंसर्जेंट्स ग्रुप का, सारा का सारा ये मसला तो इन द फर्स्ट प्लेस करता ही नहीं है। और सेकंड लेवल पे आपको जो आपकी ग्लोबल टेंशन है डिफरेंट ममालिक के दरमियान, वो भी कम हो जाती है। ग्लोबल टेंशन किस तरह कम होती है कि हम आपको बताते हैं किस तरह डिफरेंट एक्सेस ऑफ पावर्स एग्जिस्ट करती हैं। वो एक्सेस ऑफ पावर्स बाद में लड़ती हैं आके कि आप मेरे लायक को इस तरह ना हरास करो, मेरे लायक को इस तरह ना इंटरवीन करो। और हम समझते हैं कि सारा का सारा ग्लोबल टेंशन का जो स्कोप है हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम इन ऑल्टरनेटिव्स को इंप्लीमेंट करें मिलिट्री इंटरवेंशन की बजाय। इन तमाम वजूहात की वजह से आप क्लोज साइड ओपनिंग ऑपोजिशन। शुक्रिया। मैं टॉप हाफ को शुक्र अदा करता हूँ बेहतरीन डिबेट के लिए। मुझे आप लोग 1 मिनट दें बिकॉज मुझे नया पेपर चाहिए, फिर विल स्टार्ट विद बॉटम हाफ। And while we're waiting for the chair, public service messages, POIs are not evil. सॉरी मैंने यहाँ पेपर ढूंढा था। अब आप जब शुरू करना चाहें, मगर बिफोर दैट आई वुड एको ज़ेयर सेंटिमेंट। मतलब पीओआईज एक अहम हिस्सा है बीपी डिबेटिंग के, एंड इनसे एंगेजमेंट और डिबेट की क्वालिटी बेहतर होती है, इसलिए मैं जरूर इंकरेज करूंगा टीम्स को कि आप लोग विद दैट मेंबर ऑफ गवर्नमेंट जब आप शुरू करना चाहें आप शुरू कर सकते हैं। शुक्रिया। अगर किसी ने पीओआईज लेने हैं तो चैट बॉक्स के अंदर लें, बैजर ना करें, इंटरजेक्ट ना करें। 5 मिनट के बाद भी अगर मैं कोई नहीं लेती तो ये याद रखें कि शायद आपने हमारे भी नहीं लिए थे। तकरीर का आगाज करती हूँ मुंसिफीन की इजाजत के साथ 3, 2, 1 में। आज आपको समझने की जरूरत है, आज यहाँ पर मेरे ख्याल से ऑपोजिशन को अभी तक सिचुएशन की ग्रेविटी समझ नहीं आई। आपकी दुनिया जल रही है, आपका पानी जहर बन गया है, क्योंकि आपने अनचेक्ड फैक्ट्रीज को उसके अंदर एमिशंस करने दिए हैं, उसके अंदर डंप करने दिया है। आपका एग्रीकल्चर जो है, आपका फूड सोर्स खत्म होने लगा है। ये एक मामूली सी इमरजेंसी नहीं है जहाँ पे हम क्राइसिस कर रहे हैं, हम खेल नहीं खेल रहे हैं। आपकी जिंदगियां, आपकी पूरी दुनिया खत्म होने लगी है और आप सोल्यूशन ला रहे हैं कि जी हम एमएनसीज को टैक्स करेंगे, हम ग्रीन गिफ्ट्स करेंगे लोगों को। मोहतरमा आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी दुनिया खत्म होने लगी है। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि जितने भी आपने 5 डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव्स आज हमें दिए हैं, ये सारे के सारे अभी स्टेटस को के अंदर, आप तो स्टेटस को के साथ रह रहे हैं, आप स्टेटस को के अंदर इस्तेमाल कर फेल कर चुके हैं। आपकी एमएनसीज आपकी गवर्नमेंट सेलेक्ट कर रही है, आपकी कॉर्पोरेशन दुनिया चला रही है, लेकिन आप उन्हीं कॉर्पोरेशंस को टैक्स करना चाहते हैं। वाह,
आपके जितने भी ये प्यारे प्यारे अल्टरनेटिव्स हैं, ये किस तरह से आप लोग किस तरह लगाएंगे? आपके पास वक्त भी है, हमारे पास वक्त है ही नहीं। और वो क्यों? क्योंकि इसी तरह के अल्टरनेटिव्स की वजह से क्लाइमेट चेंज की जिस तरह से कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए थी अर्जेंसी के ऊपर, वो अभी तक नहीं हुई है। आप बता के जाते हैं मोहतरम कि जी ग्रीन गिफ्ट्स देंगे, मोहतरम इस तरह की एड मार्केट के अंदर बिक जाती है। आप इन्फोर्स तो करा के दिखाएं कि किस तरह से आपके एलीट दोबारा से इसको मोनोपोलाइज नहीं करेंगे। आप बता रहे हैं, आप यहाँ पर हमें एग्जांपल्स दे रहे हैं, इराक वगैरह की एग्जांपल्स दे रहे हैं। मोहतरम आपको समझने की जरूरत है कि ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, और ये सब जमातों को समझने की जरूरत है कि ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन क्या होती है। ये मिलिट्री फोर्स होता है। सैंक्शंस की डिबेट ना करें। सैंक्शंस तो आपने ईरान के ऊपर भी लगाए थे, दुनिया जहां के सैंक्शंस लगे हुए उस मुल्क के ऊपर, लेकिन क्या उन्होंने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद किया? नहीं। और आप यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? इंटरवेंशन किसके ऊपर करनी चाहिए? समझने की कोशिश कीजिए कि चाइना और यूएस जो है वो कलेक्टिवली दुनिया की 30% जो है एमिशंस उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये सारी कंट्रीज जो रशिया है, फ्रांस है, यूरोपियन यूनियन है, इसके अंदर सबसे ज्यादा एमिशंस निकलती हैं। ये सबसे ज्यादा बड़े ग्लोबल पोल्यूटर्स हैं। ये वो लोग हैं जो कि वीटो कर सकते हैं आपके रेजोल्यूशन। ये सबसे बुरे ऑफेंडर्स हैं और इनको सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट भी किया जाता है। ये जो सबसे बड़े एनवायरमेंटल डिजास्टर्स हैं, ये सबसे पहले तीसरी दुनिया में नहीं हो रहे, इनका कॉज और इफेक्ट तीसरी दुनिया में सबसे पहले नहीं हो रहा है, पहली दुनिया के अंदर हो रहा है। तो आज इंटरवेंशन यहाँ पर है, तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले इस मोशन, इस करारदाद की वजह से जो बाकी दुनिया है, जो एक ग्लोबल कोalition की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो जाकर इंटरवीन करेंगे मिलिट्री इंटरवेंशन से। आपके पास कोई और तरीका नहीं है अमेरिका, रशिया, चाइना के ऊपर किसी भी किस्म का प्रेशर लगाने का? क्यों? ये सारे के सारे इनके पास जियोपॉलिटिकल एलाइज भी हैं जो कि इन्हीं के साथ पोल्यूशन करते हैं। ये सबसे बड़ी इकोनॉमीज है, तो इकोनॉमिक सैंक्शंस भी काम नहीं करेंगी। सबसे ज्यादा पॉलिटिकल क्लाउड भी इनके पास है, लेकिन एक रियल पॉलिटिक्स के एरा के अंदर एक थ्रेट जो इंटरवेंशन, जो हमारी ओपनिंग भी कह के जा चुकी है, कोalition जो आपकी ग्लोबल कोalition बनेगी, वो एक बहुत अच्छा डेटरेंट होगा। दूसरी बात समझने की कोशिश करें कि ये जंगल लड़ने के बारे में नहीं है, ये एक टारगेटेड ऑपरेशन है, एक बहुत स्पेसिफिक एंड के अंदर जो आप इंटरवेंशन करते हैं, तो आपके पास एक एंड गोल होता है। आप एक आर्मी, यूएस आर्मी से लड़ने के लिए नहीं भेज रहे, आप एक टारगेटेड फोर्स को कह रहे हैं एक पर्टिकुलर फैक्ट्री बंद करो, एक पर्टिकुलर रिवर बेड के ऊपर खड़े हो जाओ, ताकि जब तक उसको साफ ना किया जाए हम वहां से निकलेंगे नहीं। अमेज़न को घेर लो ताकि वहां से दरख्त ना काटे जाए, डिफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स को रोक दो और फिर वहां से बैकआउट करो, और जितनी मर्जी बार ये करना पड़े करते रहो, क्योंकि अब वक्त खत्म हो गया है। ये एक ऐसी इंटरवेंशन इसके अंदर वायलेंस की जरूरत नहीं है। तो मुझे नहीं पता आप क्यों इन्वेजन और ऑक्यूपेशन की डायकोटोमी क्रिएट करना चाह रहे हैं यहाँ पर। दूसरी बात आपको पता है कि एक नेचुरल गोल की तरफ है, आपको पता होना चाहिए अगर हम फाइटिंग सिचुएशंस के लिए भी कर रहे हैं तो फाइटिंग के लिए भी मिलिट्री कोalitions बहुत आराम से हो सकती हैं। इंडिया को चाइना में इंटरवीन करना बहुत अच्छा लगा, जर्मनी को यूएस के अंदर इंटरवीन करना बहुत अच्छा लगा, हजारों पावर राइवलरीज हैं आपकी दुनिया के अंदर, तो आप ये नहीं कह सकते। दूसरी बात, एक मोरल जवाब मौजूद है आपके पास ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का, क्योंकि ये वायलेशन नहीं हो रही ह्यूमन राइट्स की, आप ह्यूमन राइट्स की इरेडिकेशन की तरफ जा रहे हैं, आपके पास एक मोरल जवाब है। और आप आज अगर कह भी दें कि जो बड़ी कंट्रीज हैं वो दूसरी जगह जाकर इंटरवेंशन करिए, हमें तो इससे कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि एज अ नेट 80% क्या बल्कि 90% जो है आपकी दुनिया हरी भरी हो जाएगी, क्योंकि आपको इसकी जरूरत है, तो हमें मसला नहीं है। ठीक है, आप नेग्लिजेंट और एपैथेटिक होने की बात करते हैं गवर्नमेंट्स की, तो वो वायलेशंस जो है, अब आपके पास एक इंसेंटिव आ गया है कि इन ब्रीचेस को खत्म करें। दूसरी बात, आपके पास अगर आप यहाँ पे कहते हैं कि इन स्टेट्स के पास कैपेसिटी नहीं है, हमें पता है कि अभी तक कैपेसिटी डेवलपमेंट इसलिए नहीं हुई क्योंकि एनवायरमेंटल चेंज की जो डिस्कशन है उसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगा, जिसको अब हम रेक्टिफाई करें, क्योंकि ये ग्लोबल मसला आ गया है और अब हमारे पास कैपेसिटी होगी करने की। दूसरी बात है इंटरवेंशंस के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि आपको बहुत मसला इंटरवेंशन के साथ। इंटरवेंशन सक्सेसफुल भी हो सकती है, इसकी मिसाल क्या है? ईस्ट तिमोर है, बोस्निया कोसोवो है। क्यों सक्सेसफुल ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन है? क्योंकि जब आप इंटरवेंशन करते हो आपने एक इशू फिक्स करना होता है, और आप जब भी ये इंटरवेंशंस क्यों ठीक थी? क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट्स को स्टेबलाइज करना था और फिर चले जाना था, ना सिर्फ वहां पर जंग लड़नी थी। जब आप स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं, जब आप जंग लड़ने के बजाय, रजीम चेंज के बजाय जब आप स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं, किसी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, किसी रेबल फैक्शन को मारने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अमेज़न के साथ जाके खड़े हुए हैं, ठीक है, वहां पर जाके आप आप अपने सारी की सारी इंटरवेंशन करें, आप जाकर अपनी मिलिट्री भेजें, आप फैक्ट्रीज बंद करें और उनको तब तक बंद करें जब तक वो अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करती, क्योंकि अब वक्त नहीं है, वक्त मौजूद नहीं है। दूसरी बात है, आप यहाँ पर कहने के एक्सक्लूसिविस्ट है। मोहतरम, हम शुरू ही अपने मुकदमा, हम शुरू ही इस इंटरवेंशन को नहीं, हम एंगेज नहीं करेंगे, आपने हमारा नहीं लिया। आपने शुरू ही अपनी इंटरवेंशन की कहां से है? आपने अपनी इंटरवेंशन इस फर्स्ट वर्ल्ड पोल्यूटर से की है, ठीक है। आपको आज समझने की जरूरत ये है कि किसी गवर्नमेंट के खिलाफ जंग नहीं हो रही, किसी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो नहीं किया जाए, एक ग्लोबल कोalition है। क्यों? पूरे इंसान के मफाद के लिए, ठीक है। अभी भी टाइम रहता है, ठीक है जी, मैं काफी तेज बोली हूँ आज, ठीक है। दूसरी बात आपको आज समझने की जरूरत है कि किस तरह से आपकी सारी की सारी कॉर्पोरेशन इस सरमायादाराना निजाम के अंदर इस इकोनॉमिक मॉडल के ऊपर चल रही हैं, और ये इकोनॉमिक मॉडल सबसे ज्यादा कहाँ है?
उन तीसरी दुनिया की एग्रीकल्चरल कंट्रीज के अंदर नहीं, इस पहली दुनिया के अंदर मौजूद वो वाली सारी कंपनीज, वो सारी कॉर्पोरेशन जो आपका पानी बर्बाद कर रही हैं, जो आपके इमिशंस बर्बाद कर रही हैं, और ये सारे इमिशंस पहली दुनिया के अंदर आपको नजर आते हैं। तो आपके जितने भी ये छोटे छोटे अल्टरनेटिव्स थे ना कि हम जी इनसे ये करवा लेंगे, हम वो करवा लेंगे, आपको समझना चाहिए जिस तरह से आपकी रेवोल्यूशंस हमेशा वायलेंट होंगी, वरना आप चुप करके स्टेटस को के साथ अलाइन करके कुछ भी अचीव नहीं करेंगे। आज जिस तरह से रेवोल्यूशंस वायलेंट होंगी, उसी तरह से आज ये, और हम ये भी नहीं कह रहे कि वायलेंस है यहाँ पर, हम कह रहे हैं हम सीधा सीधा जाकर उनको पहले थ्रेट देंगे। अगर तो थ्रेट नहीं होती, मेरे ख्याल से तो थ्रेट एक बहुत अच्छे डेटरेंट की तरफ जाती है, लेकिन अगर थ्रेट भी नहीं मिलती यहाँ पर, तो फिर हम जाके सीधा सीधा ओवरथ्रो इस तरह से करेंगे कि उनकी फैक्ट्री शट डाउन होंगी, उनके डिफोरेस्टेशन के कामों को जो है बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जाएगा। जितनी भी ये कॉर्पोरेशंस हैं जो लिटर कर रही हैं, जो लैंडफिल साइट्स भर रही हैं, जो कि तीसरी दुनिया को, बल्कि तीसरी क्या पूरी दुनिया को नुकसान भेजे हैं, हम इनको शट डाउन करेंगे। इन बिना के ऊपर हमने आपको ना सिर्फ बताया कि किस तरह हमारे पास आज वक्त नहीं है डार और अनम के केस को चलाने का, वो दुनिया खत्म कर देंगे, लेकिन उनके किसी भी डिस्टिंक्टिव अल्टरनेटिव को जो है वो नहीं करेंगे। न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव अब कोई लेने का उसका टाइम नहीं है। दूसरी बात है, आपका ये जो ग्रीन गिफ्टिंग वाली चीज भी थी, ये भी काम नहीं करती, क्योंकि आपकी एड सारे आपके लीड्स रख कर बैठ जाएंगे। तीसरी बात है नेग्लिजेंस। जी, नेग्लिजेंस पहली दुनिया के अंदर मौजूद थी, नेग्लिजेंस इन सारे ममालिक के अंदर मौजूद थी, जिसको आज खत्म करने की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो ये दुनिया चलेगी। इसी तरह से आज हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि इंटरवेंशन क्यों जरूरी है और इंटरवेंशन सफल कहां पर रही है। हमने आज आपको बताया कि किस तरह से आज इंटरवेंशन के अलावा सैंक्शंस इन ममालिक पर क्यों काम नहीं करेंगी, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। हमने आज आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पर आपको जरूरत है कि आप एक ग्लोबल कोalition फॉर्म करें, क्योंकि ग्रेविटी जो है सिचुएशन की वो ये है कि आपकी दुनिया खत्म होना शुरू हो गई है, आपके पास खाक नहीं बचेगा, सत्यानाश हो चुका है, जिसकी वजह से आज ये स्टेप लेना जरूरी है। बराए मेहरबानी इन बातों की बुनियाद के ऊपर कि ओपनिंग का जो केस था वो बिल्कुल इररेलेवेंट था, ओपनिंग का केस स्टेटस को के साथ अलाइन कर रहा था, और क्योंकि हमने डिस्टिंक्ट एनालिसिस प्रोवाइड किया है, ये मैच खुदा के वास्ता तीसरी साल केसी बोल रही हूँ, रुलते गए को दे दें ताकि हमें चस भी आ जाए। मैं मेरे डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और मैं चाहता हूँ क्लोजिंग ऑपोजिशन के मेंबर क्लोजिंग ऑफ केस का आगाज करें। मुझे 40 सेकंड मिल चुके हैं, मैंने अपने ऑर्गेनाइज करने में। बट आप बहुत ज़्यादा एको कर रहे हैं, सो प्लीज़ ये देख लीजिएगा बिफोर यू स्टार्ट, आप बहुत ज़्यादा एको कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप बैकग्राउंड में अभी भी थोड़ा सा स्टार्ट है कि आप मेंबर ऑफ गवर्नमेंट। अब ठीक है, अब बेहतर है क्या? अब बेहतर है। अच्छा, मुझे 40 सेकंड देगा मैं बस, और अब ना काइंडली नोट कर लेगा, मैं अपने पार्टनर की डिवाइस से बोल रहा हूँ, अकीबर रहमान की डिवाइस से बोल रहा हूँ, लेकिन अब्दुल्ला इलियास CO1 ही अभी बोल रहा है। काइंडली ये सारे पैनल नोट कर ले। थैंक यू सो मच।
क्या मेरी आवाज आ रही है? Yes. ठीक है, मुझे बस मैं स्टॉप वॉच लगाऊं। आप प्लीज अपने फोन और अपने लैपटॉप के दरमियान थोड़ा फासला रखें। जी ठीक है। अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? Yes. ओके, मैं POI काइंडली आप चार्ट में ही कर लीगा, और अगर मैंने लेना हुआ तो मैं रिप्लाई आपको कर दूंगा, वरना काइंडली अंडरस्टैंड के नहीं लेना। और आई बी स्टार्टिंग इन 3, 2, 1। सबसे पहले मुझे पूरे दोनों बेंचेस जो हिज़्ब मुवाफ़क़त के हैं उनसे एक मसला है। उनसे एक मसला ये है कि उन्होंने अभी तक एग्जैक्ट क्राइटेरिया नहीं बताया कि ग्रेव एनवायरमेंटल क्राइसिस से क्या मुराद है, और ये हम बताएंगे आपको बाय द एंड ऑफ माय स्पीच। आपको ये प्रूव कर दूंगा कि किस तरह ये बात स्ट्रिक्टली ये क्राइटेरिया वेग होना कितनी बड़ी प्रॉब्लमैटिक बात है। उससे पहले मैं जरा डील कर लूँ उन मोहतरमा ने जिन्होंने मेरे से पहले बनी, यानी कि CG1 के स्पीकर। इन्होंने आके एक बड़ा ही प्यारी तमहीद बांधी कि इतना बड़ा क्राइसिस है कि हमारी ह्यूमैनिटी एट स्टेक है, और उसकी वजह से हमने फौरन ही हमने करना है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन करनी है, मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करना है। वो आके बड़ा प्यारा एनालिसिस करती है। वो कहती हैं कि चाइना और US वो लोग हैं जो कलेक्टिव, वो ममालिक जो कलेक्टिव 30% ऑफ द वर्ल्ड एमिशंस के लिए रिस्पांसिबल हैं। तो इनके बकौल मिलिट्री फोर्स हम यूज करेंगे इन्हीं कंट्रीज के खिलाफ, और समहाउ इन्हीं को फोर्स करेंगे कि ये लोग ही स्टेप डाउन कर देंगे। इसका मतलब यह है कि वो दो ममालिक जिनकी सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्सेस हैं, जो इस वक्त दुनिया की सुपर पावर्स हैं, वो समहाउ अगर आज तक दुनिया में नहीं किया, इनके बेस्ट के सिनेरियो में क्या होगा कि यूएस की इमिशन रोकने के लिए चाइना का ब्लॉक जाके यूएस में इन्वेड करेगा और उनको मिलिट्री फोर्स के थ्रू कोर्स करेगा, और यूएस बैठा रहेगा कि हाँ जी क्योंकि हमारी इमिशन ज्यादा है तो बिल्कुल करना चाहिए। इनके बकौल हम लोग इन्वेड नहीं करेंगे। आप किसी गवर्नमेंट को डिरेल ना करें, आप किसी रिबेलियस फोर्स को ना गिराएं। आप क्या करें, आप जाएं और एक फैक्ट्री को बंद कर दें। आपके मुताबिक कैलिफोर्निया में एक फैक्ट्री है जो कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन कर रही है, चाइना की फोर्स जाएगी यूएन के थ्रू, या यूएन से ना ताल्लुक रखते हुए चाइना की फोर्स जाएगी कैलिफोर्निया में, जाके वो फैक्ट्री बंद कराएगी, और यूएस कहेगी बिल्कुल बचा है क्योंकि टोटलिटेरियन प्रिंसिपल आप होल्ड हो रहा है। हमारा ख्याल से इससे ज्यादा गलत बात कोई नहीं है, इससे ज्यादा नाइव बात कोई नहीं है। अगर हम यूरोपियन वर्ल्ड भी ले लें फिर भी शायद इनका केस ना चले, क्योंकि इतनी नाइव बात है। ये कहती है ग्लोबल कोलैबोरेशन करें हम कोर्जन करने के लिए, ये एक बहुत ही नाइव बात है। हमें लगता है कि ये जो हमारी जो इनके ओपनिंग ने आके कहा था कि यूएन के थ्रू करेंगे, इवन अगर आप यूएन के थ्रू भी ये सारी चीजें करें, यूएन में P5 कंट्रीज कौन से हैं? यूके, यूएस, रशिया, चाइना, वही कंट्रीज जो कि मिशन कर रहे हैं, वो एक दूसरे की तरफ पॉइंट आउट करके क्या ले आएंगे चेंज। अगर आप चाह रहे हैं कि अगर आपका बेस्ट केस सिनेरियो है कि डेवलप्ड कंट्रीज में मिशन हो रहा है जो कि स्टेटस को, वर्स्ट केस सिनेरियो डेवलपिंग कंट्रीज में मसाइल है, तो हम कहते हैं कि उस सिलसिले में भी मैं आपकी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में बताऊंगा कि उस सिलसिले में डेवलपिंग कंट्रीज के साथ भी जाती है। तो दोनों केसेस में ईदर केस में आपका ही केस गलत है। वो कहते हैं हमारे पास मॉरल जस्टिफिकेशन है क्योंकि इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन स्पीशीज हो रही है एनवायरमेंटल क्राइसिस के थ्रू, तो हम रोकेंगे। हम कहते हैं कि मोहतरमा कभी भी जंग के थ्रू आप इरेडिकेशन नहीं कर सकती ह्यूमन राइट्स के थ्रू। ये पहली बार ये कॉन्सेप्ट आया है कि लोगों की जानें बचाने के लिए आओ लोगों को मारो। ये इससे ज्यादा काउंटर प्रोडक्टिव बात ही कोई नहीं है। कभी भी जंग में आज तक एनवायरमेंटल या ह्यूमैनिटी की सपोर्ट नहीं हुई। लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ होता है, लॉस ऑफ स्ट्रक्चर होता है, लॉस ऑफ इकोनॉमी होता है, आपके पास मेंटल स्ट्रेस वाली बातें तो बहुत टर्शरी आ जाती है, आपके पास एनवायरमेंटल डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स भी करते हैं। आपका ये जो मॉडल है, सबसे बड़ी जो पॉलिसी है कि जी हम सिर्फ जाएंगे ब्राजील में। ब्राजील एक ऐसा कंट्री है जिसने नहीं मानी बात, जिसने सैंक्शंस नहीं मानी, जिसने सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी को प्रेशर को रद्द कर दिया। लेकिन जब आप जाएंगे आप कहेंगे हम अमेज़न को घेर देंगे, तो ब्राजील कहेगा ये तो बिल्कुल ठीक हो गया, अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। ऑब्वियस सी बात है वो रिटेलिएट करेगा तो आपके ख्याल से अमेज़न बच जाएगा? बमबारियां हो रही हैं, टैंक आ रहे हैं, जंग हो रही है, और अमेज़न के दरख्त बचे रहेंगे, ना ही कोई इंसानी जानी नुकसान होगा, और ये सारी चीजें रहेंगी। इतना नाइव मॉडल है जिसके हमारे हमारे मुद्दे में कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है, जिसकी बिना पर हमें लगता है इनका केस की कोई बेसिस ही नहीं है। अब मैं आ जाता हूं अपनी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन पे। सबसे पहले हमारी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेरी पहली ये है जो कि हमारी ओपनिंग से हमें डिस्टिंक्ट करती है। पहली बात ये कि हम कहते हैं कि जब आप इस तरह का मॉडल लाते हैं, क्या आप कहते हैं कि जी मिलिट्री कोएजन करनी है, कम ही 4-5 ममालिक हैं जो दुनिया में आते हैं, वो जो मिलिट्री कोरियन इंटरवेंशन कर सकते हैं, जिसमें आपके पास P5 कंट्रीज आ जाते हैं। आप इस वक्त एक अगर ग्लोबल लेवल पे कलेक्टिव एफर्ट जारी थी सारी प्रो एनवायरमेंटल कंट्रीज के, जो कि कह रहे थे कि हमने कोएजन करनी है और हमने एनवायरमेंटल पॉलिसीज, प्रो एनवायरमेंट पॉलिसीज मतलब करानी है, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करवानी है, उनको तो आपने पिक्चर से ही निकाल दिया। आपने कहा वो जो 4 कंट्रीज जो अस्करी तौर पर आपकी इंटरवेंशन कर सकते हैं वही करेंगे। तो आपने क्या मसला किया? आपने लिमिट
लिमिट कर दिया आपकी जो प्रो एनवायरमेंटल पॉलिसीज और प्रो एनवायरमेंटल कैंपेनिंग को। दूसरी सतह पे आपने क्या किया, आपने इन 4 कंट्रीज को इतनी अथॉरिटी दे दी कि ये एक अनसेड इन्होंने एक क्या लें लॉबी बना ली। अब यही कंट्रीज हैं, ए जो आप मानते हैं कि सबसे ज्यादा एमिशन करते हैं, बी इन्होंने ही डिक्टेट करना है कि कहां पे आपकी एमिशन आपकी इंटरवेंशंस होंगी। तो हम ये आपसे पूछते हैं कि ये क्या करेंगे, ये लोग अपने पैरामीटर्स को, ग्रेव एनवायरमेंटल क्राइसिस को जो जस्ट बाय द वे उन्होंने डिफाइन भी नहीं किया, ये उनके पैरामीटर्स को कम कर लेते हैं। हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। अभी स्टेटस को में जो हमने कोएर्जन और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट और ट्रेड टेरिफ्स की बात की, 2016 में जब पेरिस डील आई और कहा गया कि 100% कोल एमिशन से हम 40% पे लाएंगे, उस वक्त ट्रंप ने कहा कि नहीं हम नहीं करेंगे। उसके बाद 4 साल पे उस पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा, 2020 में जो बाइडेन ने मान लिया कि हम पेरिस डील करेंगे। आपका क्लासिक एग्जांपल है कि हमने किया। अगर इनका स्टेटस को हम मान लेते और इनके हम प्रपोजल मान लेते तो होता क्या, यूएस के पास इतनी ऑटोनॉमी होती, इतनी पावर होती, वो कहता जी हमने जो क्राइटेरिया है वो 40% रखते नहीं, हम 80% रखते हैं। 80% क्यों? क्योंकि उनके लिए कन्वीनियंट है। हमारे नजदीक ये बहुत बड़ी काउंटर प्रोडक्टिव बात है कि आप उनको इतनी अथॉरिटी दे रहे हो और ना ही ये किसी तरह भी फीजिबल सॉर्ट आउट होगी। तीसरी सतह पर हमें लगता है कि जब भी लेट्स से यूएस और चाइना आप कहते हैं जी बहुत बड़ी इमिशन कर रहे हैं, हम मान लेते हैं जी सबसे चलो कहीं एक कंट्री में आइडियल के सिनेरियो में इन्होंने आके मिलिट्री इंटरवेंशन कर ली, हमें लगता है कि अगर ये मिलिट्री इंटरवेंशन कर लें तो वो इंटरवेंशन को करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, सस्टेन करने के लिए इन्हें रिसोर्सेज चाहिए। इन रिसोर्सेज के लिए अपनी एमिनेशन और टैंक्स और सारी मिलिट्री की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे जो इवेंचुअली एनवायरमेंटल की डेट्रीमेंटल कॉस्ट होती है। हमें लगता है ये बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव बात है कि आप कह रहे हैं कि एक कंट्री 10 साल जाके इंटरवीन करे इंटरवेंशन के लिए, आपकी बंदूकें बनाए, टैंक्स बनाए, एयरप्लेन बनाए, बॉम्बिंग करे और जाके आप कहेंगे ओ 10 साल बाद आपने रिकंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम बनाया, अब आप दरख्त लगाएंगे तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। हमें लगता है ये बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव बात है। तीसरी सतह पर जो बात हमारी एक और एक्सटेंशन के तौर पर क्वालिफाई होती है वो ये कि आप देखिए दुनिया में होता क्या है, जो दुनिया में लार्जली जो लेफ्टिस्ट लिबरल्स होते हैं ना वो प्रो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, वो कहते हैं कि जी एनवायरमेंट को प्रिजर्व करना है। दूसरी तरफ हमें लगता है कि जो इंटरवेंशन है ना वो एक अल्ट्रा राइटिस्ट बात है। हमें लगता है कि बहुत ही पैराडॉक्सिकल बात है कि दोनों इतनी पोलराइज्ड ग्रुप्स को साथ लाना चाह रहे हैं जिनकी जहां पे कहीं नीड भी नहीं है और बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव बात होगी अगर ये आ भी जाए। मैं आपको एक ये कहना चाहता हूं कि लेट्स से यूएस में बहुत से लेफ्टिस्ट लिबरल्स हैं जो प्रो एनवायरमेंट है। अगर आपको लगता है कि कोई कंट्री लेट्स से चाइना या चाइना का ब्लॉक यूएस में इन्वेड करता है, मिलिट्री फोर्स भेजता है या यूएन के थ्रू या यूएन को इग्नोर करके अगर भेजता है, तो जो लेफ्टिस्ट लिबरल्स होंगे जो प्रो एनवायरमेंट होंगे यूएस को अपने पेट्रियोटिज्म के ऊपर तरजीह देंगे एनवायरमेंटल प्रैक्टिस को नहीं। वो हमेशा कहेंगे जी रिटेलिएट करो, जी कॉम्बैट मिलिट्री कॉम्बैट में इंडल्ज हो और जवाब दो। क्योंकि जब पेट्रियोटिज्म में बात आती है तो लोग एनवायरमेंट को बोल देते हैं। आपने शॉर्ट टर्म उनके सर्वाइवल का तरीका ये रख दिया कि जी जंग करो। जब आपने जंग को प्रमोट कर दिया आपने एनवायरमेंट और उसके सारे फायदों को रद्द कर दिया। हमें लगता है ये एक बहुत ही बेसिक बात है जो उन्होंने इग्नोर की है। तो इन दोनों की बेसिस पे दूसरी बात ये, क्योंकि मैंने आपको तीन आपको मैंने पॉजिटिव एक्सटेंशंस लाके दी, फिर मैंने आपको बताया कि किस तरह जो हमारी मेरे से पहले मोहतरमा बोल के गई है स्पीकर, उनका कितना ही केस नाइव और इम्प्रैक्टिकल था, उनकी डेफिनेशन वेग थी पूरे दोनों गवर्नमेंट हाउस की। हमें लगता है कि ये केस प्रिंसिपल लेवल पे, पॉलिसी के लेवल पे, प्रैक्टिकलिटी की बेसिस पे, वायबिलिटी की बेसिस पे हम लोग जीते हैं। काइंडली वोट फॉर क्लोजिंग ऑपोजिशन। बहुत शुक्रिया। मैं मेंबर ऑफ ऑपोजिशन को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट सॉरी आप म्यूटेड है या क्लोजिंग गवर्नमेंट। क्या मैं 10 सेकंड ले सकता हूँ? या टेक योर टाइम। मोहतरम मुंसफीन की इजाजत से या यू कैन स्टार्ट। स्टार्टिंग इन 3 2 1। सबसे बड़ा मसला जो है इस पूरी डिबेट का वो ये नहीं है क्या, आप एक सेकंड, ये क्वेश्चन काफी आ रही है। सॉरी आपकी आवाज, सॉरी योर वॉइस इज कटिंग आउट अ लॉट। योर वॉइस इज कटिंग आउट। अच्छा गिव मी अ सेकंड, एक सेकंड। या प्लीज।
हेलो, या अब आपकी आवाज क्लियर है। क्लियर है? चलें मैं फिर स्टार्ट करता हूँ। स्टार्टिंग इन 3, 2, 1। हमें लगता है आज जो हमारी क्लोजिंग ऑपोजिशन आती है उसने अभी अभी नई एपोकलिप्स नाउ देखी है, क्योंकि उनके नज़दीक दुनिया में सिर्फ इस वक्त जंगें हो रही हैं, लोग मार रहे हैं, इंटरवेंशन जो होती हैं वो सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि लोग जाएं और दूसरे गोलियां मारें और काफ़ी लोग मारें। हमें लगता है नहीं, हमें लगता है जब मेरी साइड की पहली स्पीकर आती है तो हम एक बहुत कॉन्क्रीट डेफिनेशन देते हैं इंटरवेंशन। पहली बात है, हमें लगता है कि वॉर जोन के सूरत हाल हमेशा नहीं इख्तियार करती। हमें लगता है चाहे मिलिट्री फोर्सेस एंगेज भी करें, वो हमेशा चाहे ऑक्यूपेशन भी हो, हमें लगता है कि बहुत दफ़ा वॉर जो ये एक पिक्चर पेंट कर रहे थे वॉर की, वो पहली दफ़ा पेश ही नहीं आती। मगर साथ ही साथ हम इंटरवेंशंस को खाली इंटरवेंशंस के तौर पे नहीं देख रहे, हम उनको एक डिटरेंट के तौर पे भी देख रहे हैं। हम उनको एक ऐसा टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम ऐसी कंट्रीज जो कि पहले क्लाइमेट के साथ एंगेज नहीं करना चाहती थी, हम उनको एंगेज करवा सकें। क्यों? क्योंकि, और इनकी आखिरी बात से मैं निकालता हूँ, हमें लगता है ये बात काफ़ी हद तक एक तो फैक्चुअली गलत भी हो सकती है कि हर बंदा नेशनलिज्म को ऊपर रखता है एनवायरनमेंट के ऊपर। बहुत एनवायरमेंटलिस्ट ऐसे होते हैं जो अपने आप को किसी नेशनल आइडेंटिटी से कंस्ट्रेन नहीं करते, मगर हमें लगता है कि वो मान भी लूं तो हमें लगता है ये एक ज्यादा बड़ा इंसेंटिव है। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया में जहां नेशनलिज्म एग्जिस्ट करता है अकॉर्डिंग टू देयर मॉडल, हमें लगता है कि वहां पर एक ग्रेटर इंसेंटिव होगा, क्योंकि ये लोग चाहेंगे कि हमारी जो इंटरनल मैटर्स है उनके सॉवरेनिटी इन्वेड ना हो, और उसकी वजह से वो लोग एक ज्यादा बेहतर डेटरेंट हमारे सामने आएगा, जो जिसके बारे में हम बात करेंगे कि वो चाहेंगे कि क्योंकि हम अधेयर करें उन्हीं क्लाइमेट एग्रीमेंट्स की तरफ, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट हो गया या जो बाकी एग्रीमेंट्स हो गए। क्यों? ताकि जो हमारी अपनी सॉवरेनिटी, हमारा अपना नेशनलिज्म है, वो इन्फ्रिंज ना हो। मगर साथ ही साथ ये मसला ये कहते हैं हम क्राइटेरियन नहीं देखे जाते और हम बहुत वेग की डेफिनेशन देते हैं इन ग्रेव मसाइल की। हमें लगता है जब हमारे पहले स्पीकर आती हैं और हमें बताती हैं कि कैसे एक इंट्रिंसिक मसला है पूरी दुनिया के साथ जो इतना ग्रेव है, जिसकी वो मिसालें कोट करती हैं, तो हमें लगता है ये खाली जैसे मोशन की फ्रेजिंग है वो ग्रेव वायलेशंस की है, ये खाली वायलेशन की नहीं कि अगर एक दफा हो, दो दफा हो। हमें लगता है रिपीटेड निग्लेक्टफुल वायलेशंस के बारे में है कि अगर एक हुकूमत जो आपकी बात सुनना ही नहीं चाहती, और यहाँ पे बहुत बात जरूरी है क्योंकि आज दोनों बेंचेस में, यानी कि ओपनिंग ऑपोजिशन और ये क्लोजिंग ऑपोजिशन, इन दोनों ने जो भी अल्टरनेटिव्स पेश करने हैं, वो अल्टरनेटिव्स पहले तो एग्जिस्ट ही नहीं करते क्योंकि वो एक स्टेटस को के ही रिप्रेजेंटेशन है। साथ ही साथ उन्होंने जो भी बातें करने की कोशिश की है, हमें लगता है कि वो इस बात को कहते ही नहीं कहती कि अगर एक कंट्री है, जैसे कि ये लोग खुद मान के जाते हैं कि आज के स्टेटस को में ब्राजील उनकी बात नहीं मानता, तो हमें लगता है कि क्या और हल पेश कर सकते हैं। हमें लगता है उनके पास कोई हल नहीं है इस बात के लिए। मगर साथ ही साथ फिर ये हम बात करते हैं कि पहले सबसे पहली बात हमने पहले एक क्लैरिफिकेशन दी थी कि जो मिलिट्री इंटरवेंशंस होते हैं वो हमेशा अनसक्सेसफुल नहीं होते। ये ओपनिंग ऑपोजिशन का भी मसला था, ये क्लोजिंग ऑपोजिशन का मसला था। ये खाली बात ईरान अफगानिस्तान की नहीं है, ये खाली बात उन इंटरवेंशंस की नहीं है जो किसी रिजीम को चेंज करने पर एम करते हैं। हमें लगता है ये स्टेबलाइजेशन की, ये शॉर्ट एंड टारगेटेड ऑपरेशंस होते हैं जो एक स्पेसिफिक गोल के लिए जाते हैं और फिर जब काम खत्म हो जाए बाहर आते हैं। ये जो आर्ग्यूमेंट पूरा था कि रिसोर्सेज 10 साल लग जाएंगे और हमें नहीं पता लगेगा कितनी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा। पहली बात, अगर आप ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं इंटरवेंशन से, तो अगर थोड़े बहुत रिसोर्सेज एक्सपेंड हो जाते हैं तो हमें इससे मसला बनी। मगर साथ ही साथ पहली बात, ये रिसोर्सेज एक्सपेंड होंगे ही नहीं क्योंकि हमारे नजदीक ये शॉर्ट टारगेटेड ऑपरेशन होंगे जो कि खत्म हो जाएंगे। मगर एक बात बहुत क्लैरिटी से कहने का, ये सारी बातें जो हमारी प्रैक्टिकल फैक्ट्स किए जाते हैं वो हमारे यूएस, चाइना और ऐसी कंट्रीज की कैरेक्टराइजेशन पर रहता है। पहली बात एक बेस्ट केस सिनेरियो, वो बेस्ट केस सिनेरियो क्या है? उस बेस्ट केस सिनेरियो में हम इन कंट्रीज जो कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं ग्लोबल वार्मिंग की तरफ, जो कि सबसे ज्यादा माहौलियाती आलूदगी की तरफ कंट्रीब्यूट करती हैं, इनके खिलाफ कोalition के थ्रू ऑपरेशंस बनाएंगे। वो ऑपरेशंस चाहे मटेरियलाइज ना भी करें, हम उनको एक नेगोशिएटिंग फोर्स के तौर पर यूज करेंगे, डिटेरेंट के तौर पर यूज करेंगे। जैसे कि चाइना बहुत एग्री करेगा कि वो इंडिया में इन्वेट कर सके। हमें लगता है कि इंडिया और अल्टरनेटिव्स ऐसी राइवलरीज जो हम एक्सप्लॉइट करेंगे, उनकी वजह से हम बेहतर कोalitions बनाकर उन कंट्रीज की तरफ कर सकते हैं, जो कि हमारा बेस्ट केस मॉडल है। मगर अगर वर्स्ट केस पर भी मान लो, मैं इनको मान लो कि सिर्फ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर इंटरवेंशन होंगे, तो हमें लगता है वो इंटरवेंशन क्योंकि सक्सेसफुल होंगी, जैसे हमने एग्जांपल दी कि अगर शॉर्ट एंड टारगेटेड ऑपरेशंस हो जैसे बॉस्निया में हुई हैं या बाकी एग्जांपल्स जो मिनाहिल आपको देख रही हैं, हमें लगता है कि वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में सक्सेसफुल हो जाए तो एनवायरनमेंट बहुत हद तक बच जाता है। हमें लगता है कि ये जो बातें कहते हैं लॉबिंग की, हमें लगता है ये जो बातें कहते हैं एनवायरमेंटल कैंपेनिंग की, पहली बात है ये जो नेशनलिज्म का सारा आर्ग्यूमेंट था, मैंने पहले बता चुका हूँ कैसे हमारे मॉडल में ज्यादा बेहतर तरीके से केटर होता है। ये एनवायरमेंटल कैंपेनिंग और लॉबिंग के बारे में बात करते हैं कि क्या पैरामीटर्स वो लोग सेट डाउन करते हैं, हमें लगता है नहीं। हमें लगता है कि पहली सतह पर ग्लोबल बॉडीज एग्जिस्ट करती है जो एनवायरमेंट को मॉनिटर करती हैं, जो कि डिफाइन कर सकती हैं कि ग्रेव वायलेशंस क्या होती हैं। हमें लगता है कि बहुत दफा ये
एक बहुत क्लैरिटी से बताया जा सकता है कि जो रिपीटेड नेग्लेक्ट वायलेशंस होती है उनको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। हमें लगता है कि इन सब बातों की करते हुए हमें इनका पॉजिटिव केस समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि लॉबिंग के साथ भी हमें लगता है कि वो कैंपेनिंग कभी खत्म नहीं होनी, एनवायरमेंटल कैंपेनिंग जो ये एक खदशा हमें सामने रख के कहते हैं, हमें लगता है कि वो जारी रहेगी। हमें लगता है कि ये कंट्रीज खुद भी इस बात का एहसास करती हैं कि एक इम्पेंडिंग क्राइसिस है जो अर्जेंट क्राइसिस है। ये जो स्टेटस को के सारे ऑल्टरनेटिव्स चाहे ओपनिंग बेंच में से हो चाहे क्लोजिंग बेंच में से, हम इन दोनों को नहीं मानते क्योंकि ये आज ट्राइड एंड टेस्टेड है और ये फेल कर चुके हैं। हमें लगता है कि जो लोग नहीं मानते, हमें लगता है थ्रेट ऑफ फोर्स या यूज ऑफ फोर्स थ्रू दीज इंटरवेंशंस दोनों जायज हैं अपने अपने अंदर। मगर हमने आज आपको एक और बहुत जरूरी बात, हमें लगता है कि सॉवरेनिटी की सारी बात जो इस पूरी डिबेट में हो रही है वो गलत है। क्यों? क्योंकि सॉवरेनिटी जैसे हमने पहले बताया एग्जिस्ट किस लिए करती है और लोगों के कॉमन गुड के लिए। हमें लगता है कि पहली बात है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस का बेसिस क्या होता है, वो ह्यूमन राइट्स के होते हैं, वो ह्यूमंस की मदद का होता है। ये इतना बड़ा मसला है कि यहाँ सिर्फ लोगों को नुकसान नहीं पहुंचेगा कि मतलब आप थोड़ी सी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो गया, ये ह्यूमैनिटी की इरेडिकेशन की बात है। मतलब ये कि इंसानियत खत्म हो जाएगी इस दुनिया से। हमें लगता है कि इतनी बड़ी बात जो सिर्फ एक्सक्लूसिव नहीं है, ह्यूमन राइट्स और एनवायरमेंटल क्राइसिस दोनों में एक्सक्लूसिविटी की तो कोई बात ही नहीं होती। हाइला को बता के कैसे दोनों एक ही कॉइन की दो साइड्स है। तो हमें लगता है कि पहली बात है कि ये बात कहना कि सॉवरेनिटी क्या होती है ये नहीं होती, हमें लगता है कि वो गलत है। क्यों? क्योंकि ये सॉवरेनिटी अगर आपकी इंटरनल मैटर्स में एग्जिस्ट भी करती है तो वो ये नहीं करती कि आप पूरी दुनिया तबाह करते हैं। अगर यूएस या चाइना जैसी कंट्रीज पूरी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा कार्बन एमिशंस कर रही हैं, हमें लगता है कि एक बहुत वैलिड यूज ऑफ फोर्स एग्जिस्ट करना चाहिए ताकि उन कंट्रीज को सिग्निफिकेंटली हम देख सकें। मगर एक और बहुत जरूरी बात, हमें लगता है कि आज के दौर में एक रियल पॉलिटिकल दौर में जो ये बातें आप करके गए हैं आपकी सारी, हमें लगता है कि सिर्फ द एग्जिस्टेंस ऑफ अनदर अल्टरनेटिव, मतलब कि जो हम बातें कर रहे हैं अभी आप जो अल्टरनेटिव्स गिनवा के गए हैं, क्या पेरिस अकॉर्ड में से जो ट्रंप बाहर निकला है जिसकी आप मिसाल देके गए हैं, वो प्रेशर से आप वापस नहीं आए। आप इसलिए वापस आए क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, वो हार गया। अब बात ये है कि अगर पूरी दुनिया में बाई चांस लेट्स से अगले 5 सालों के अंदर कोई ऐसे लीडर्स आ जाते हैं टॉप 5 कंट्रीज में जो सारे क्लाइमेट डिनाइल नहीं मानते, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या छोटी कंट्रीज जैसे जो बाकी हैं, क्या वो कोalitions बनाकर ये थ्रेट ऑफ फोर्स के अपने आप में नहीं दे सकती? हमें लगता है कि खाली एग्रीमेंट्स पे आगे आना, खाली इन चीजों की बात करना बहुत गलत है। आज हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया कि कैसे एक इंटरवेंशन जो होती हैं वो कैरीड आउट होंगी, कैसे स्पेसिफिक टारगेटेड ऑपरेशन होंगे, कैसे वो सक्सेसफुल होती हैं। हमें लगता है कैसे ये ग्रेव क्राइसिस है हमने आइडेंटिफाई किया इस डिबेट में आकर। हमने आपको इसकी पैरामीटर्स भी गिनवाए, हमने आपको ये बताया कि कैसे आगे आने वाले दौर में ये डेटरेंट के तौर पे भी आ सकता है, रियल पॉलिटिक्स में भी इस्तेमाल हो सकता है। हमें लगता है इनकी सारे ऑल्टरनेटिव्स, इनका स्टेक होल्डर एनालिसिस जो सॉवरेनिटी पे था और इनका जो मिसकैरेक्टराइजेशन की इंटरवेंशंस की, उस बुनियाद पर अपना वोट सीजी को दे दें। बहुत शुक्रिया। मैं सीजी को शुक्रिया अदा करूंगा और मैं चाहता हूँ कि क्लोजिंग ऑफ द सेशन विद डिबेट के खात्मे का आगाज करें। आई नीड जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ी सी स्पीच को ऑर्गेनाइज कर लूँ। मुंसिफीन की इजाजत से यू कैन स्टार्ट, जवाब स्टार्ट करने से। ठीक। अच्छा, यहाँ पर जो गवर्नमेंट का बेंच आता है वो यहाँ पर ये समझता है कि इंडिया जिसकी पॉपुलेशन 1.6 बिलियन है और चाइना जिसकी पॉपुलेशन 2 बिलियन के करीब है, चाइना इंडिया को इन्वेड करेगा और वहां जाकर उनको उनकी पॉलिसीज डिक्टेट करेगा एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पर पहले से एक हॉस्टिलिटी एग्जिस्ट कर रही है उन दो नेशंस में, और इस तरह की हॉस्टिलिटीज पूरी दुनिया में एग्जिस्ट कर रही हैं, और यहाँ पर ये करना बिल्कुल पॉसिबल होगा और बिल्कुल नॉन वायलेंट तरीके से ये हो सकेगा। यहाँ पर एक बात इनके समझने के लिए कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स के अलावा
दुनिया में जो भी कंट्रीज इन्वेट करेंगी वो अपने इंटरेस्ट के लिए करेंगी, उनको कोई जरूरत नहीं है कि वो वहां पर जाके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए करें, उनका लाजमी तौर पर अपना मफाद होगा, वो अपने मफाद को प्रोटेक्ट करेंगे। और इसका मजीद एनालिसिस में आगे दूंगा कि जो मफाद को प्रोटेक्ट करना होगा ये मजीद एनवायरनमेंट को डैमेज करेगा और ये लाइफ का लॉस कॉज करेगा। मैं अपने इससे पहले जो स्पीकर है उनके केस की तरफ बढ़ूंगा, उनको की कुछ बातें हैं जो टैकल करने वाली हैं, और उसके बाद मैं फिर एक बाकायदा एनालिसिस दूंगा कि किस तरह से हम लोग ये मैच जीत रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये वो आते हैं और वो कहते हैं कि जब एक कंट्री को इन्वेट किया जाएगा ना तो बाकी तमाम ममालिक के लिए एक डेटरेंट क्रिएट होगा कि वो लोग ऐसी पॉलिसीज ना अपनाएं। मेरा दो बातें इसमें, पहली बात तो है कि हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं जहां पर एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री को भी जब आप इन्वेट करेंगे ना तो उसके भी एलाइज होंगे। पाकिस्तान को कोई इन्वेट करेगा तो चाइना वहां पर खामोश नहीं बैठेगा, वो एक इवेंचुअली एक वर्ल्ड वॉर की तरफ लेकर जाएगा। यही बात, ये डेटरेंट वाली बात जो है वो ओपनिंग साइड से भी आई, और हमारा ये ख्याल है कि वो लोग दोनों ही साइड ये साबित करने में नाकाम रहते हैं कि क्या वो वाकई अपने मॉडल में एक चेंज लेकर आएंगे, क्या वो इंटरवेंशन में ऐसी कोई एक इंडिकेटर गिनवाने में नाकाम रहते हैं कि जब कोई मिलिट्री पावर जो होती है वो इंटरवीन करेगी तो वो किस तरह से वो चेंज लेकर आएगी, और वो चेंज जो होता है वो क्या कोई ऐसी एग्जांपल पहले से एग्जिस्ट कर रही है, तो उसमें वो नाकाम रहते हैं। उसके बाद वो जो मुझसे पहले स्पीकर है वो ये बात करके जाते हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है वहां पर जो इंटरवेंशन है वो सक्सेसफुल हो सकती हैं। दो बातें, पहली बात तो ये कि कोई इंडिकेटर एग्जांपल्स नहीं देकर जाते। कौन सी इंटरवेंशन है मॉडर्न वर्ल्ड में जो कि सक्सेसफुल रही हो? आप वियतनाम से लेकर शुरू करें, आप इराक में जाएं, आप लीबिया में जाएं, आप अफगानिस्तान में जाएं, कौन सी वाली इंटरवेंशन है जो चाहे यूएन अटेस्टेड हो चाहे यूएन नॉन अटेस्टेड हो जो कि कामयाब रही हो? कोई एक भी मिसाल आप लोग नहीं दे सकते। दूसरी बात, सपोज के आपको बेस्ट केस सिनेरियो पर ले लें हम, और हम लोग कहें कि चलें ठीक है आपकी वो इंटरवेंशन जो होती है वो सक्सेसफुल हो रही है, इवन इन दैट केस एनवायरनमेंट को वो एक इरेपरेबल डैमेज कॉज करेगी जिसको आप लोग केटर नहीं कर सकते अपने केस में, अभी तक करने में नाकाम रहे हैं। जिस चीज को आप एक सक्सेसफुल इंटरवेंशन कह रहे हैं ना वो एक यूनिलैटरली सक्सेसफुल इंटरवेंशन होती है जहां पर यूएस जाता है, इराक में बैठ जाता है, वहां का ऑयल लेकर निकालता है और अपने इंटरेस्ट की सेफ्टी के लिए काम करता है, वहां पर उन लोगों की सेफ्टी के लिए काम नहीं कर रहा होता। ये यूनिलैटरल सक्सेस जो होती है उसको हम सक्सेस काउंट नहीं करेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको ना एक पूरे डिबेट का एक ओवरव्यू देता हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या है। देखिए, जो डायगनली मैं थोड़ा सा एंगेज करूं, जो ओपनिंग गवर्नमेंट आई वो यहाँ पर आकर कहती है कि जो यूएन अटेस्टेड मिशन है ना वो उस तरह से हम लोग जाएंगे, वहाँ वो एक रास्ता है, वे फॉरवर्ड है। हम लोग ये समझते हैं कि इराक में जो इंटरवेंशन होती है वो यूएन अटेस्टेड होती है और वो बिगेस्ट मिलिट्री फेलियर होती है, बिगेस्ट फॉरेन पॉलिसी फेलियर होती है। क्यों वहां पर यूएन अटेस्ट करता है उसको? क्योंकि यूएन में जो पावर्स जिनकी से वहां पर चल रही होती है, नंबर वन वही पावर्स होती हैं जिन्होंने फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट करनी होती है, इवन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की भी। दूसरी बात यह कि मीडिया जो होता है वो उसको बहुत मैनिपुलेटिव अंदाज में यूज किया जा सकता है। एक फॉल्स इन्फो जो होती है वो ना सिर्फ गवर्नमेंट्स को फीड की जा सकती है, ना सिर्फ यूएन की मेंबर स्टेट्स को फीड की जा सकती है, बल्कि पब्लिक को भी फीड की जा सकती है, उनके सामने एक फॉल्स इमेज पोर्ट्रे किया जा सकता है। तो यूएन अटेस्टेशन होने का ये मतलब नहीं है कि खुदाई एक ठप्पा लग गया कि ये चीज अब गलत हो सकती नहीं है। हमारे ख्याल तक वो गलत होती है और मोर कॉमन देन नॉट वो गलत ही होती है। उसके अलावा हम बात करते हैं, उन्होंने ही ओपनिंग गवर्नमेंट ने ये बात की कि जो एक लॉन्ग टर्म स्टे होता है वो जस्टिफाइड होता है क्योंकि इंटरनेशनल मिलिट्री जो होती है वो वहां पर एनवायरनमेंट के इंटरेस्ट में बात करी होती है। हम पहले तो ये प्रूव कर चुके हैं कि वो एनवायरनमेंट के इंटरेस्ट में नहीं आती, वो अपने इंटरेस्ट के लिए आते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये होती है कि वो जो लॉन्ग टर्म स्टे होता है वो ना सिर्फ एनवायरनमेंट का लॉस कॉज करता है बल्कि वो लाइफ का लॉस कॉज करता है। इराक में अगर 3 लाख लोग मरते हैं, अफगानिस्तान में लाखों लोग मरते हैं, पाकिस्तान जहां पर डायरेक्टली उस तरह से यूएस की इंटरवेंशन नहीं होती वहां पर भी लाखों की तादाद में लोग मरते हैं। तो वहां पर हमें ये बिल्कुल सामने हमें नजर आ रहा होता है कि जो लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन होती है वो कामयाब नहीं हो सकती, वो एक इस तरह का लॉस कॉज करेगी जो कि लॉन्ग टर्म में सेल्फ सस्टेनिंग नहीं होगा। उसके अलावा एक बात ये भी है कि जो थ्रेट टू ह्यूमैनिटी की असेसमेंट है, जो आप किसी भी थिंक टैंक की ले लें और आप बेसिक कॉमन सेंस अगर आप लोग यूज कर लें तो वो ये होती है कि अगर शॉर्ट टर्म में एक ज्यादा जो दुनिया को मसला पेश आ सकता है वो न्यूक्लियर वॉर की वजह से आ सकता है, वो थर्ड वर्ल्ड वॉर जो होती है वो ह्यूमैनिटी का एंड होगा। और आप लोग जो जिस डगर पर चल रहे हैं, जो आप मॉडल प्रमोट कर रहे हैं, उसमें आप लोग ह्यूमैनिटी को मजीद एक्सटेंशन से करीब लेकर आते जा रहे हैं क्योंकि आप लोग एक इस तरह का की वॉर को प्रमोट कर रहे हैं जिसका एंड ह्यूमैनिटी के एक्सटेंशन के अलावा कोई हो नहीं सकता। अच्छा,
अब उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि ओपनिंग गवर्नमेंट ने एक और बात की कि जब यूएस और चाइना इस तरह का एक मॉडल लेकर आएगा तो थर्ड वर्ल्ड नेशंस को, क्योंकि उसके पास एक मॉरल उस पर इंपेरेटिव होगा उसके लिए कि वो थर्ड वर्ल्ड नेशंस को भी फाइनेंशियली भी उनकी हेल्प करे। क्यों? क्योंकि थर्ड वर्ल्ड नेशंस जो होती हैं वो खुद से ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव नहीं कर सकती, तो यूएस और चाइना को उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। हमारा ये ख्याल है कि वो तो फिर आपको स्टेटस को भी पॉसिबल है, वो जो अगर आपने फाइनेंशियल हेल्प करनी है तो वो तो अभी भी पॉसिबल है, वो आप अभी कर सकते हैं, वो बल्कि अभी करनी चाहिए। जो और किसी हद तक एग्जिस्ट भी कर रही है, जो एनजीओज या डब्ल्यूएचओ वगैरह एग्जिस्ट करते हैं, वो थर्ड वर्ल्ड नेशंस को गाइडलाइंस देते हैं, उनकी फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। अभी जो रिसेंट अगर सिनेरियो में बात की जाए तो डब्ल्यूएचओ क्या पाकिस्तान की हेल्प नहीं कर रहा, और स्पेसिफिकली अगर थर्ड वर्ल्ड नेशंस की बात की जाए तो थर्ड वर्ल्ड नेशंस तो एनवायरमेंटली फर्स्ट वर्ल्ड नेशन से बहुत बेहतर हैं। उसके अलावा मैं अब अपनी क्लोजिंग गवर्नमेंट की स्पीच की तरफ आऊंगा कि किस तरह से वो एक एक्सट्रीमली अनरियलिस्टिक और फ्लॉड और इम्प्रैक्टिकल सा केस लेकर आते हैं, जो कि टू बी ऑनेस्ट इनकंसिस्टेंट होता है ओपनिंग गवर्नमेंट से। वो एक डिफरेंट सा केस रन करने की कोशिश करते हैं, जहां पर उनके नजदीक वो जब किसी मुल्क को इन्वेड करेंगे तो नंबर 1 नॉन वायलेंट होगा, जो कि मेरा पहला स्पीकर आपको बताकर जा चुका है कि वो पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा वो ये कहते हैं कि वो कि दूसरी कंट्रीज होती हैं वो उनका इस्तकबाल करेंगी गले लगाकर कि तुम लोग गन्स लेकर हमारे मुल्क में आ जाओ, हम लोग चलो ठीक है तुम्हें इजाजत दे देते हैं, जो कि इम्प्रैक्टिकल सी बात है, पॉसिबल नहीं है। अब मैं अपने केस को एक समराइज करूंगा कि किस तरह से हमने एक्सटेंशंस दी और किस तरह से वो जो एक्सटेंशंस थी वो हमें ये केस जितवाती हैं। पहली बात तो ये कि जो अल्टरनेटिव हमने दिया कि किस तरह से टैरिफ्स के थ्रू कोर्स किया जाएगा कि मुख्तलिफ नेशंस को इस तरह के टैरिफ्स इम्पोज किए जाएंगे कि वो उनको फोर्स किया जाए कि वो अपने एनवायरमेंटल लॉज में चेंज लेकर आए, एक लेजिस्लेटिव चेंज हो। दूसरी बात ये कि हम देखते हैं स्टेटस को में भी कि एक डायलॉग है जो कि एक एग्जिस्टिंग डायलॉग है। पाकिस्तान जैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री जहां पर एजुकेशन नहीं है, वहां पर भी बिलियन ट्रू सुनामी जैसी कैंपेन्स चलाई जाती हैं, क्योंकि लोगों को अंदाजा है कि इस तरह के मसले मसाइल आ रहे हैं, जहां पर पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है इस तरह की कैंपेन में। आप देखते हैं कि यूएस में या कुछ नॉर्डिक कंट्रीज में 50 to 60% जो होती है वो इलेक्ट्रिकल कार्स जो होती हैं वो आ रही होती हैं, या अगर यूएस पेरिस अकॉर्ड से पुल आउट करता है तो वहां पर यूएस पब्लिक उनको इन्फोर्स करती है कि वो लोग दोबारा उसमें कि वो वहां पर दोबारा वहां पर जाएं उसमें। उसके अलावा हम अपनी जो हमने ये वाली बातें बताई कि किस तरह से पॉलिटिसाइजेशन होगी, मोनोपलाइजेशन होगी कुछ पावर्स के हैंड में, उन सब की बुनियाद पर, और जो हमने एक डायकोटमी ड्रॉ की लेफ्ट विंग और राइट विंग के किस तरह से उनकी इनकम्पैटिबिलिटी है, उन सब की बुनियाद पर मैं ये समझता हूँ कि हम लोग ये मुकदमा जीतते हैं और आप लोग हमारे लिए वोट करेंगे। शुक्रिया। ओके, फाइनलिस्ट थैंक यू आप लोगों के बेहतरीन डिबेट के लिए। पैनलिस्ट आई गेस सॉरी प्लीज ऑर्गेनाइज आई मीन लाइक मुझे नहीं पता हम लोग कहाँ डेलिब्रेट करें, could we get a breakout room because अगर बाकी सब यहाँ पे